आज के सत्र में हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप और जीएसटी सेटअप के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे मास्टर रिपोर्ट करना, सेल परचेज कैसे रिकॉर्ड करते हैं ज़ोहो बुक्स में, बैंक रिकंसिलिएशन और रिपोर्ट्स का एक ओवरव्यू। ये सारे पॉइंट आज के सेशन में हम कवर करेंगे। ज़ोहो बुक्स में ज़ोहो बुक्स में जब आप साइन अप कर लेते हैं, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा। तो डैशबोर्ड में कुछ चीज़ें आपको ऑन डैशबोर्ड की दिख जाती हैं जैसे रिसीवेबल और पेएबल। ये क्विक ओवरव्यू है आपके बिज़नेस का, जहाँ पे आप अपने बिज़नेस का रिसीवेबल देख सकते हैं और ये रिसीवेबल आपको इंटरवल्स पे दिखेगा कि 1 से 15 दिन के इंटरवल्स में कितने बैलेंसेस आना बाकी है, 30, 45 और 45 से ऊपर आप डायरेक्टली इधर आकर भी चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से पेएबल भी, आप इधर पे चेक कर सकते हैं 15 दिन के बीच में कितने ही ड्यू हैं जो वेंडर को पेमेंट करना बाकी है। 30, 45 और 45 से ऊपर इधर पे ट्रैक हो जाते हैं। इसी के साथ कैश फ्लो भी आपको दिखेगा डैशबोर्ड में, जहाँ पे आप अपनी कंपनी का इनकमिंग, आउटगोइंग और एंडिंग बैलेंस ट्रैक कर सकते हैं। तो इधर पे देख रहे होंगे हर मंथ पे आपको ये कंपेयर करने का ऑप्शन दिया रहेगा। आप ये जब ग्राफ में क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर पे बैलेंसेस दिखेगा। ठीक है? तो इधर पे आप अपने कैश फ्लो ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ इनकम एंड एक्सपेंसेस का ग्राफ शो होगा आपको डैशबोर्ड में, जहाँ पे आप अपने बिज़नेस का इनकम और एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं। तो इधर पे देख रहे होंगे आप नवंबर मंथ पे इनकम और एक्सपेंस आपको दिखा रहा है। इसी तरीके से आप हर एक मंथ का कंपेयर कर सकते हैं कि किस मंथ पे कितना इनकम हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ। इनकम एंड एक्सपेंसेस ग्राफ के बाद आपके पास दूसरा जो ग्राफ है, पाई चार्ट है, वो टॉप एक्सपेंसेस का है, जहाँ पे आपको आपकी कंपनी का टॉप एक्सपेंसेस शो करेंगे। ठीक है? इसमें आपको ये दिखेगा कि उस पर्टिकुलर मंथ पे किस कैटेगरी में कितने एक्सपेंस हुए हैं और वो जो भी टॉप एक्सपेंसेस होंगे, वो आपको इधर पे पाई चार्ट में दिखेगा, कितना परसेंटेज किस एक्सपेंस का हो रखा है, ठीक है? जैसे आप इसमें देख रहे होंगे शॉप रेंट और एक्सपेंसेस 27% है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 23%, ठीक? इस तरीके से सारे एक्सपेंस को आपको लिस्ट किया जाएगा इधर पे। साथ ही साथ बैंक एंड क्रेडिट कार्ड, जिस भी बैंक से आप लेन-देन करते हैं, डिपॉज़िट कर रहे हैं, विथड्रॉल कर रहे हैं, ठीक? तो वो वाला बैंक जब आप इधर पे लिंक करेंगे ज़ोहो बुक्स में, ठीक है? उसका जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ये डैशबोर्ड में दिखेगा। तो कंपनी का जो रनिंग बैलेंस है, आपको इधर पे दिखेगा, कितना रनिंग बैलेंस है। और अगर आप इम्पोर्ट करते हैं स्टेटमेंट तो या डायरेक्टली फेच करते हैं ज़ोहो बुक्स में, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन रहता है, जहाँ पे आपके स्टेटमेंट डायरेक्टली फेच हो जाते हैं। तो आपको वो ट्रांज़ैक्शन भी इधर पे दिखेंगे, कितने ट्रांज़ैक्शन हैं जो अनकैटेगराइज़्ड हैं, जो अभी ज़ोहो बुक्स के साथ कैटेगराइज़ नहीं हुआ, ये केवल बैंक में अभी अवेलेबल है, अभी इसको कैटेगराइज़ नहीं किया हमने। तो ये रहा आपको डैशबोर्ड के बारे में, जो लॉगिन करते ही आपको दिख जाएगा एक क्विक ओवरव्यू आपके बिज़नेस का। इसके बाद हम मूव करते हैं आपके प्रोफ़ाइल सेटअप पे। प्रोफ़ाइल सेटअप कैसे करेंगे और जीएसटी सेटअप कैसे करेंगे ज़ोहो बुक्स में। मूव करते हैं, प्रोफ़ाइल सेटअप करने के लिए सबसे पहले आपको ये सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। टॉप में आपको गियर आइकन दिखेगा, इधर पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर पे प्रोफ़ाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफ़ाइल पे क्लिक करते ही इस तरीके से आपको ये प्रोफ़ाइल का सारा डिटेल दिख जाएगा इधर पे। तो सबसे पहले आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन लोगो, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन लोगो अगर आप अपलोड करना चाहें तो आप इधर पे कर सकते हैं। तो इसका जो डायमेंशन है वो इधर पे प्रोवाइड कर रखा है। इस डायमेंशन पे आपको पहले अरेंज करना होगा आपका जो इमेज है 240 इंटू 240 पिक्सल पे 72 डीपीआई पे और जो मैक्सिमम साइज़ है फाइल का वो 1 एमबी है। इधर पे लोगो अपडेट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप इधर पे अपडेट करेंगे, ठीक। उसके बाद इंडस्ट्री आ जाएगा, किस इंडस्ट्री से आपका बिज़नेस जो है वो बिलॉन्ग करता है, किस टाइप का आपका बिज़नेस है, वो आप इधर पे सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन, ठीक। उसके बाद आ जाता है आपका मेल आईडी वगैरह इधर पे दिया हुआ है, कौन-सा मेल आईडी से आपके मेल जाएँगे, ठीक है, सेंडर को, वो इधर पे दिया हुआ है, तो आप इधर पे सेट कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर आप इधर सेट कर सकते हैं, वैसे तो इंडियन जो अकाउंटिंग है वो अप्रैल टू मार्च फाइनेंशियल ईयर पे चलते हैं, अगर फाइनेंशियल ईयर चेंज करना चाहें तो इधर से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज सेट कर सकते हैं इधर से आप, डिफरेंट लैंग्वेज दिए हुए हैं, इधर से लैंग्वेज सेट हो जाएँगे। ठीक, उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप अपने कंपनी का मेंशन करना चाहते हैं इधर पे, तो एडिशनल फ़ील्ड के अंदर पे वो कर सकते हैं आप। जैसे ये पैन नंबर दे रखा है, तो इधर पे पैन नंबर अपडेट करना हुआ तो पैन नंबर लिख के आप इधर पे नंबर डाल सकते हैं। पैन नंबर, सीआईएन नंबर, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन है जो आप इनवॉइस में कस्टमर को शो करना चाहते हैं, तो वो सारे आप इधर पे अपडेट करेंगे। उसके बाद इधर आकर आप सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये ऑर्गेनाइज़ेशन का सारा डिटेल इस पर्टिकुलर सेक्शन पे कंप्लीट हो जाता है। आप सारा इन्फॉर्मेशन इधर पे अपडेट करेंगे। ये तो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के प्रोफ़ाइल के बारे में हो गया, जहाँ पे आप अपने बिज़नेस का सारा डिटेल डालेंगे। इसके बाद जो कंपनी का जो टैक्स है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ेशन पे जो टैक्स वग़ैरह हैं आपके डिफ़ॉल्ट टैक्स, जो प्रोडक्ट आप परचेज़ करते हैं उसमें जो टैक्स लगता है, ठीक? तो उसको सेटअप करने के लिए आपके पास ये ऑप्शन रहता है, टैक्स एंड कंप्लायंस के अंदर पे
टैक्सेस पे चले जाएँगे। इधर पे ये सारे डिफ़ॉल्ट टैक्स दिए हुए हैं आपको, ठीक है? ये सारे सिस्टम के डिफ़ॉल्ट टैक्स हैं। अगर कोई टैक्स आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हो सकता है कि कभी बिज़नेस में कुछ ऐसे टैक्स हो सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। जैसे इमिटेशन ज्वेलरी पे हम बात करें तो उसमें कुछ अलग से टैक्स लगते हैं, ज 3% 0.3% इस तरीके से लगते हैं। तो उस टाइप का कोई भी टैक्स क्रिएट करना चाहें तो आप इधर से क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स नेम पे डाल देंगे इधर पे, ठीक? टैक्स रेट डाल देंगे कितना परसेंट है और नीचे पे सेलेक्ट कर लेंगे सीजीएसटी या जीएसटी जो भी आपका टैक्स लग रहा है। तो इस तरीके से आप नया टैक्स इधर से क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स के साथ अब जीएसटी सेटिंग, अगर आप चाहते हैं कि ज़ोहो बुक्स में अगर आपका अकाउंट हो रहा है और चाहते हैं कि आप इधर से ही फाइलिंग करें, बाहर अपने सीए से ना कराएँ, तो उस केस में आपको सबसे पहले जीएसटी की सेटिंग करनी पड़ेगी। जीएसटी की सेटिंग करने के लिए आपको अपने जीएसटी नंबर पे क्लिक करना है, नीचे पे दिया हुआ है जीएसटी नंबर, क्लिक करते ही आपको ये दिख जाएगा इधर पे। आप पहले सबसे पहले अपना जीएसटी नंबर वेरीफ़ाई करेंगे कि आपने करेक्ट एंट्री कर रखी है कि नहीं जीएसटी नंबर, ठीक है? वो वेरीफ़ाई करने के बाद इधर आप जीएसटी रजिस्टर डेट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक? और उसके बाद आ जाएँगे सारा डिटेल फिल करने के बाद ऑनलाइन फाइलिंग सेटिंग पे। इधर पे आप अपना जीएसटी का यूज़र नेम डालेंगे। ये वो यूज़र नेम है जो आप जीएसटी पोर्टल में लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। वही यूज़र नेम सेम होना चाहिए ये। ये अगर डिफरेंट होगा तो आपका ये ट्रांज़ैक्शन पुश नहीं होगा जीएसटी पोर्टल पे। रिपोर्टिंग पीरियड ये सेलेक्ट कर लेंगे आप कि मंथली है या क्वार्टरली है आपका फाइलिंग। उसके बाद आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। अगर इसके थ्रू आप फाइलिंग कर रहे हैं क्यूआरएमपी स्कीम में जाके तो ये टिक करेंगे आप इधर से। उसके बाद आ जाता है जनरेट फर्स्ट टैक्स रिटर्न फ्रॉम। तो ज़ोहो बुक से कब से स्टार्ट करना चाह रहे हैं फाइलिंग करना, तो वो सेलेक्ट करना होगा आपको इधर। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप नेक्स्ट मंथ से आप स्टार्ट कर रहे हैं ज़ोहो बुक्स यूज़ करना, दिसंबर से, तो अगर आप चाहते हैं कि दिसंबर से ही फाइलिंग करें, तो दिसंबर इधर पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो सिस्टम जो है दिसंबर से ही आपका रिटर्न तैयार करना स्टार्ट कर देगा। और जीएसटी फाइलिंग अप्रूवल, ठीक? तो अगर आप चाहते हैं कि फाइलिंग का होने से पहले अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके जो ऑर्गेनाइज़ेशन में वो उसे चेक करे और अप्रूव करे उसे, तो उसके लिए आप ये ऑप्शन टिक कर लेंगे। तो इधर से जो भी यूज़र होंगे आपके, जो यूज़र पे आप यूज़र एनरोल पे ऐड करेंगे अपने स्टाफ को, वो उनका नाम इधर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? जिनसे भी आप ये अप्रूव कराना चाहते हैं, वो सेलेक्ट करके इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप ये पूरा जीएसटी सेटिंग करेंगे। ये सेटिंग होने के बाद ही तब जाके आपका जीएसटी फाइलिंग ज़ोहो बुक्स में इनेबल होगा और आप अपना रिटर्न वगैरह पुश कर पाएँगे। तो ये था अभी प्रोफ़ाइल के बारे में, ऑर्गेनाइज़ेशन प्रोफ़ाइल कैसे सेट करें। डैशबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया, क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आप डैशबोर्ड में देख सकते हैं और जीएसटी सेटअप के बारे में। अब इसमें कोई भी डाउट वगैरह है तो आप क्वेश्चन टैब में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। कि पुष्कर जी की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, उन्होंने अपडेट कर दिया है और पार्टिसिपेंट अगर आपको कोई डाउट है तो आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन टैब पे, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, फिर आशा करता हूँ इधर तक आपको सभी को सारा क्लियर हो गया होगा, जो भी मैंने अभी तक आपको इधर पे बताया। तो अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आइटम्स, ठीक है? ट्रांज़ैक्शन वगैरह कैसे रिकॉर्ड करेंगे ज़ोहो बुक्स में। तो सबसे पहले जो मॉड्यूल है वो आइटम्स का मॉड्यूल है। यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, उसकी एंट्री करेंगे। चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो गुड्स हो, सारे प्रोडक्ट आपके आइटम्स मॉड्यूल पे ही आएँगे। मान लीजिए अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं आप ज़ोहो बुक्स आने से पहले और आपका सारा डिटेल उधर पे है। आप चाहते हैं कि ज़ोहो बुक्स में मैनुअली ऐसे कुछ रिकॉर्ड ना करें, उधर का जो इन्फॉर्मेशन है वो इधर आ जाए, ठीक? तो वो भी ऑप्शन है हमारे पास। आप मैनुअली क्रिएट करने छोड़ के आप डायरेक्टली इम्पोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इम्पोर्ट आइटम पे क्लिक करेंगे। हालाँकि जो फ़ाइल आपके पुराने सॉफ्टवेयर पे है, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होगा ज़ोहो को, तो उसके लिए हमने ये सैंपल फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट पे आप अपना सारा डेटा अरेंज करेंगे, उसके बाद वही फ़ाइल आप इधर पे चूज़ करके अपलोड कर देंगे। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि जो भी ट्रांज़ैक्शन आपके जो भी डिटेल्स आपके आइटम्स के उधर पे हैं, वो सारे आपके इधर पे अपलोड हो जाएँगे। आपका जो वर्क है थोड़ा बच जाएगा, ज़्यादा वर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मैनुअली क्रिएट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी के लिए हम लोग एक देखेंगे एक आइटम मैनुअली कैसे क्रिएट किया जाता है और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट करनी पड़ती है आइटम क्रिएट करने के लिए। तो न्यू में क्लिक करते ही आपको ये पेज दिख जाएगा न्यू आइटम के लिए।
सबसे पहले आ जाता है गुड्स और सर्विस। तो हो सकता है कि बिज़नेस सर्विस में भी हो, गुड्स में भी हो, ठीक है? तो गुड्स वाले जो प्रोडक्ट हैं वो गुड्स में जाएँगे, सर्विस वाले सर्विस के अंदर आएँगे। तो सबसे पहले गुड्स का देख लेते हैं। गुड्स में सबसे पहले आपको आपका प्रोडक्ट का नाम एंटर करना है, कौन-सा प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है? जैसे अब अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, तो आप जैसे कि एलईडी टीवी सेल कर रहे हैं, तो आप इधर पे डाल देंगे सैमसंग एलईडी टीवी 32 इंच। इस तरीके से आप वो सारा प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे। यूनिट आ जाता है, कौन से यूनिट पे आप सेल कर रहे हैं, इंचेस, फीट में है, मीटर में है, दर्जन में है, बॉक्स में है, कैसे सेल कर रहे हैं, वो इधर पे अपडेट करेंगे। एचएसएन कोड, प्रोडक्ट का एचएसएन कोड आप इसमें अपडेट करेंगे, ये वाले फील्ड पे। टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है आपका या नॉन जीएसटी सप्लाई है। जीएसटी के गवर्नमेंट पोर्टल्स अगर आप देखेंगे जीएसटी पे, तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होंगे जो नॉन टैक्सेबल भी होते हैं और नॉन जीएसटी भी होते हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप इधर पे सेलेक्ट कर लेंगे। और राइट हैंड साइड पे आपको ये इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का इमेज अपलोड कर सकते हैं। तो यही इमेज आप जब एस्टीमेट भेजेंगे, कोटेशन भेजेंगे, उसमें दिखेगा या जब आप सेल की इनवॉइस बनाएँगे, तब दिखेगा आपको ये इमेज। अब मोस्ट एंड फाइनल चीज़ सेल इन्फॉर्मेशन और परचेज़ इन्फॉर्मेशन, ये दोनों चीज़ ही बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप आइटम क्रिएट करते हैं, तो ये दोनों ही चेक होने चाहिए गुड्स के केस में। ठीक है। सर्विस के केस में भले आप इसको अनचेक कर सकते हैं क्योंकि आप सर्विस क्या है किसी से परचेज़ नहीं करेंगे। अब मेंटेनेंस की आप सर्विस दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे केवल सेल की इनवॉइस बनाएँगे बनाएँगे कि हमारा इतना-इतना आपने खर्च हुआ है आपके मेंटेनेंस पे, ठीक। तो उसके लिए परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई प्रोडक्ट आप परचेज़ कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं आगे, अब बिज़नेस पर्पज़ से, इनकम पर्पज़ से तो उसके लिए दोनों ही चेक होना चाहिए और प्रोडक्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो इधर अपडेट करेंगे। तो किस रेट पे आप उसे सेल कर रहे हैं और किस रेट पे आपने उनसे परचेज़ किया हुआ है। ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है, आप इसे ब्लैंक नहीं रख सकते। हालाँकि अगर आपके जो प्रोडक्ट हैं, उनके जो प्राइस हैं, वेरी करते हैं हर बार। जैसे इस बार आपने ₹10 में परचेज़ किया, लेकिन कल आपका जो है वो ₹11 हो गया, तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है? तो उस केस में आप एक डिफ़ॉल्ट प्राइस डाल सकते हैं कि ज़्यादातर वो किस रेट में आप परचेज़ करते हैं और किस रेट में सेल करते हैं। तो इससे ये बेनिफिट होता है जब आप सेल और परचेज़ की एंट्री करेंगे, आइटम का जो प्राइस है वो इधर ही से पिक हो जाएगा। जैसे ₹120 हमने डाल दिया, तो ये जब आप परचेज़ की एंट्री करेंगे, ₹120 आ जाएगा उधर। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आप समझते हैं कि उसी टाइम डालेंगे हम जब सेल और परचेज़ करें, तो आप सिंपली इसमें 0 डाल सकते हैं। 0-0 डाल के आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये मैंडेटरी है, तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे। अब आ जाता है अकाउंट। अकाउंट में किस अकाउंट पे आपको इनकम ट्रैक करना है अपना, सेल सेल ट्रैक करना है, वो सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है, वो सेल का ही अकाउंट रहेगा। इसी में ही बाय डिफ़ॉल्ट ट्रैक होता है। अगर आपको चेंज करना है तो आप क्रिएट कीजिए इनकम के अंदर पे, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करेगा इधर पे, आप इधर से चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से जो परचेज़ है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अकाउंट पे जाएगा। अगर आपने चेंज करना है अकाउंट तो क्रिएट कीजिए आप, नीचे में दे रखा है न्यू अकाउंट का ऑप्शन, उसके बाद आप इधर पे एसोसिएट करेंगे वो पर्टिकुलर अकाउंट। प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन जैसे सैमसंग की एलईडी टीवी है, तो कौन से कलर में है, ठीक है? उसका जो भी फीचर वगैरह है, वो सारा आप डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं। उसी तरीके से परचेज़ का। अब आ जाता है टैक्स, कितना परसेंटेज टैक्स लग रहा है इस प्रोडक्ट में, आप इधर पे सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं 18%, 12% आपके प्रोडक्ट के अनुसार, इधर पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है लास्ट में ट्रैक इन्वेंटरी फॉर दिस आइटम। अगर प्रोडक्ट की इन्वेंटरी ट्रैक करनी है कि प्रोडक्ट कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, स्टॉक में कितना अवेलेबल है, उसके लिए आप ये टिक करेंगे। अगर ये टिक नहीं किया आपने, ठीक है? तो इसकी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी ट्रैक नहीं होगी, ठीक? और एक बार सेल और परचेज़ की एंट्री होने के बाद में आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि एंट्री हो चुकी है, तो बाद में वो चेंज करने का अलाउ नहीं करेगा सिस्टम आपको, जब तक वो ट्रांज़ैक्शन आप इधर से डिलीट नहीं कर देते हैं। तो सबसे पहले आइटम क्रिएट करते समय ही आपको ये ध्यान देना है, जो भी प्रोडक्ट की इन्वेंटरी ट्रैक करनी है, उसको ये टिक करने के बाद ओपनिंग स्टॉक डालेंगे। ये उनके लिए है जो पुराने सॉफ्टवेयर से माइग्रेट हो रहे हैं ज़ोहो बुक्स में, ठीक है? जिनके पास स्टॉक पहले से ही है गोडाउन में, वो इधर पे डालेंगे कि कितना स्टॉक अवेलेबल है और एक स्टॉक का रेट कितना है, यूनिट का, पर यूनिट का कितना रेट है, वो इधर डालेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो इन्वेंटरी में वो स्टॉक चढ़ जाएगा और एसेट में ये वैल्यू आ जाएगा कि इतना वैल्यू का आपके पास स्टॉक अवेलेबल है। उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। सारा प्रोडक्ट का लिस्ट आपको इधर पे दिख जाएगा, जो-जो प्रोडक्ट आप क्रिएट करेंगे, जो भी सर्विस है, जो भी गुड्स है, वो आपको इधर पे दिख जाएगा। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि कितना प्रोडक्ट गुड्स है, कितना प्रोडक्ट सर्विस है आपका, तो आप ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस सर्विस वाला आप इधर पे करेंगे, तो ये सर्विस के हमारे 2 प्रोडक्ट हैं।
ठीक है? और सेल्स के लिए आप इधर पे देख सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से आपका ये ऐसे करके आ जाएगा सारा कुछ। और कौन-सा इन्वेंटरी है, कौन-सा नॉन इन्वेंटरी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई और क्राइटेरिया है जिससे आप सर्च करना चाहते हैं, तो वो नस न्यू कस्टम व्यू के अंदर पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके थ्रू नया कस्टम व्यू क्रिएट हो जाएगा और इस बेसिस पे आप अपना रन कर सकते हैं व्यू। ठीक है, तो ये इन आइटम्स के बारे में था। आइटम प्रोडक्ट कैसे एंट्री करेंगे, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अगर कोई डाउट वगैरह, कोई क्वेरी है, तो आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन टैब पे। अदरवाइज़ हम मूव करते हैं सेल और परचेज़ सेक्शन पे। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा है सेल और परचेज़। आइटम क्रिएट करने के बाद सबसे पहले आप परचेज़ की एंट्री करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक का प्रोडक्ट हो, तो आप अपने परचेज़ का एंट्री करेंगे सबसे पहले, जो भी आप स्टॉक में लेकर आना चाहते हैं। तो परचेज़ की एंट्री करने के लिए परचेज़ के टैब मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना वेंडर क्रिएट करना होगा, जिनसे आप परचेज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप बिल बनाते समय नहीं कर सकते, बिल बनाते समय भी रिकॉर्ड कर सकते हैं वेंडर उधर पे। लेकिन ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आपके पास लिस्ट है, तो पहले ही उसे अपलोड कर दें, तो बार-बार वहाँ आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर पे वेंडर पे आ जाते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या-क्या आपको इधर पे अपडेट करने का ऑप्शन आता है, कौन-कौन से फ़ील्ड आपको भरने होंगे वेंडर क्रिएट करने के लिए। पहला है प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक? ये आप फ़िल कर सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप छोड़ना चाहें तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। वेंडर डिस्प्ले नेम ये मैंडेटरी है, आप इधर पे डिस्प्ले नेम डालेंगे जो बिल बनाते समय रिफ्लेक्ट करेगा। सारा जो भी इन्फॉर्मेशन है, बिल, परचेज़ ऑर्डर वगैरह, वो सारे इसी नाम पे आपके एंट्री होंगे। उसके बाद आ जाता है वेंडर का मेल एड्रेस, अगर आपके पास है तो इधर पे अपलोड कर एंट्री करेंगे आप। फ़ोन नंबर इधर पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। जीएसटी ट्रीटमेंट आ जाता है इधर पे, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है या ब ओवरसीज़ वाले हैं, वो आप इधर से सेलेक्ट करेंगे। ठीक, जैसे ही आप ये सेलेक्ट करेंगे रजिस्टर्ड है, नहीं है, तो रजिस्टर्ड में आपका ये ऑप्शन आ जाएगा जीएसटी नंबर डालने का। उसके बाद आप इधर पे वेरीफाई कर सकते हैं, गेट टैक्स पेयर डिटेल से। तो ये वेरीफाई हो जाएगा कि उनका वैलिड है कि नहीं है जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर अपडेट करते हैं, पैन नंबर आ जाएगा और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमैटिकली आ जाएगा आपका इधर। अब आ जाता है करेंसी, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आईएनआर रहेगा, लेकिन अगर आप ओवरसीज़ में सेल या परचेज़ कर रहे हैं, तो आप इधर पे अकॉर्डिंग टू कंट्री के हिसाब से करेंसी चेंज करेंगे, ठीक? ओपनिंग बैलेंस उनके लिए जो पुराने सॉफ्टवेयर से माइग्रेट कर रहे हैं, अगर कोई बैलेंसेस वगैरह है पिछले सॉफ्टवेयर से, इस कस्टमर के लिए, ठीक है? तो आप वो बैलेंस इधर पे अपडेट करेंगे। और ये पेमेंट टर्म्स का ऑप्शन है आपके पास, जहाँ पे आप ये सेट कर सकते हैं कि कितना टाइम दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट को पेमेंट करने के लिए। 15 दिन, 30 दिन, 45, 60 आप इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं अपने टर्म्स के हिसाब से, ठीक है? अगर आप 7 दिन का दे रहे हैं, तो 7 दिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो 7 दिन आप इधर पे कॉन्फ़िगर करके इसको एसोसिएट कर सकते हैं इधर पे। उसके बाद आ जाता है टीडीएस, अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं परचेज़ में, तो आप इधर पे सेट कर सकते हैं कि इस वेंडर के लिए कितना परसेंट आप टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो जब आप वो वेंडर सेलेक्ट करेंगे परचेज़ बनाते समय, तो ऑटोमैटिकली अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये फीचर है पोर्टल का, जहाँ पे अगर आप ये इनेबल करते हैं वेंडर के लिए ये फीचर, तो आपके वेंडर जो है ऑनलाइन लॉगिन करके जो भी आप परचेज़ ऑर्डर बना रहे हैं या बिल बना रहे हैं, वो सारा लॉगिन करके देख सकते हैं ऑनलाइन ही। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनको या मेल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कि कभी आप फ़ोन पिक करना जब भूल जाएँ या मेल देख करना भूल जाएँ, तो इस डायरेक्टली वेंडर लॉगिन करके देख सकते हैं। तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाता है आप दोनों के बीच में। बाकी का एड्रेस वगैरह आप इधर पे अपडेट करेंगे। बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद बैंक डिटेल्स, बैंक डिटेल्स आप इधर पे ऐड करेंगे, ऐड बैंक अकाउंट पे, ठीक? इधर पे सारा बैंक डिटेल डाल देंगे। ये बैंक डिटेल किस पर्पज़ के लिए है? ये उस केस के लिए है जहाँ पे आप इंटीग्रेट करते हैं हमारे पार्टनर बैंक के साथ, ठीक है? तो ये कुछ पार्टनर बैंक है, ठीक है? जो ज़ोहो बुक्स के साथ इंटीग्रेट हो सकता है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक, एचएसबीसी, ठीक है? और उसके बाद आपका येस बैंक आ जाता है, ठीक है? उसके बाद आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक आता है। ये सारे बैंक हमारे पार्टनर बैंक हैं। अगर आपने ये इंटीग्रेट किया तो आप डायरेक्टली अपने वेंडर को ज़ोहो बुक से ही पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है?
उसी पर्पज़ के लिए ये बेनिफिशियरी दिया हुआ है, आप इधर पे ऐड करेंगे, जब आप बिल बनाएँगे तो उस टाइम ये आ जाएगा, इसी अकाउंट पे आप पेमेंट कर सकते हैं। ये हो गया वेंडर के बारे में। अब ये वेंडर क्रिएट हो गया, सारा लिस्ट आपका इधर पे दिख जाएगा वेंडर का। अब अगर आपको देखना है कि इस वेंडर के लिए कितने ट्रांज़ैक्शन हुए उस ईयर पे, ठीक है, उस मंथ पे, तो आप क्या करेंगे वेंडर पे क्लिक करेंगे। इस पे हमने क्लिक किया, तो इधर पे मुझे उनका व्यू दिख गया, सारा कुछ दिख गया इधर पे। आउटस्टैंडिंग पेएबल कितना है, 7,500 है। अनयूज़ क्रेडिट मतलब कोई एडवांस वगैरह पे किया है आपने या उन्होंने आपने जैसे बिल के अगेंस्ट में 7,000 का बिल था लेकिन आपने 8,000 पे कर दिया। 7,000 तो बिल के साथ ऑफसेट हो गया, ₹1000 जो बचा हुआ है वो एज़ ए अनयूज़ क्रेडिट चढ़ जाएगा इधर पे, ठीक है, ऑन अकाउंट पे। ये बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कोई अनयूज़ क्रेडिट नहीं है। 7,500 में जो है इसमें कितने बिल है, ठीक है, वो देखना चाहें तो आप क्या करेंगे सीधे स्टेटमेंट पे चले जाएँगे। स्टेटमेंट दे रखा है इधर पे, आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, मंथ पे देखना है, क्वार्टर पे देखना है या ईयर पे। दिस ईयर किया हमने और इधर पे हमारा एक बिल बना हुआ है जो 7,500 का है। ये 27/11/2023 को बना हुआ है। बिल नंबर आ जाएगा, ड्यू ऑन आ जाएगा इधर पे कब का ड्यू है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप इधर से देख सकते हैं। चाहे तो इसे डायरेक्टली अपने वेंडर को भी भेज सकते हैं। आप इस पे क्लिक करेंगे सेंड ईमेल पे, ये आपके वेंडर को चले जाएगा और इसमें अटैच हो जाएगा। इसी मेल पे अटैच हो जाता है स्टेटमेंट अग्रवाल ट्रेडर्स, ठीक। इसी तरीके से आप ये स्टेटमेंट उनको भेजेंगे या अपने रेफरेंस के लिए आप इधर से चेक कर सकते हैं। तो ये वेंडर हो गया, वेंडर क्रिएट कर लिया जैसे आपने। अब आगे का ट्रांज़ैक्शन इसका, जो भी आपने परचेज़ किया है, जो भी एक्सपेंस हुए हैं, वो कैसे रिकॉर्ड किया जाए ज़ोहो बुक्स में। इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले हम लोग का फ्लो देखते हैं क्योंकि हर एक बिज़नेस का फ्लो हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है? जैसे आपके बिज़नेस में हो सकता है कि पहले आप ऑर्डर करते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट आपसे परचेज़ करना है, उसके लिए आप परचेज़ ऑर्डर रेज़ करेंगे। उसके बाद जब आपका वेंडर है वो आपको प्रोडक्ट भेज देगा, डिलीवर करेगा, तो उसके बाद आप फाइनली जो इनवॉइस आया हुआ है उसको कन्वर्ट करके परचेज़ ऑर्डर को बिल में बना देंगे। तो अगर ये फ्लो चलता है आपका, तो आप सीधे परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आ जाता है आपका परचेज़ ऑर्डर, ठीक? तो जैसे ये देख रहे हैं परचेज़ ऑर्डर क्रिएटेड है इसमें, तो इस तरीके से ये परचेज़ ऑर्डर बन जाएगा। जैसे बजाज फैन 800 आरपीएम वाला बजाज फैन हम ऑर्डर कर रहे हैं। इसका एचएसएन कोड आ गया, क्वांटिटी आ गया, रेट आ गया, ठीक है? सारा कुछ आ गया। डिलीवर टू कहाँ पे डिलीवर होना है ये आ गया आपका, ठीक है? वेंडर का जो डिटेल है वो आ गया इधर पे और ये हमारा बिज़नेस का एड्रेस आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से। तो जो बिलिंग एड्रेस है और डिलीवरी एड्रेस है, ठीक है? वो हो सकता है कि दोनों ही डिफरेंट हो, ठीक है? जो बिलिंग जो हम कर रहे हैं वो हम अपने हेड ऑफिस से कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है फैन, वो हमारे ब्रांच ऑफिस में जाए, ठीक है? तो डिलीवर टू हमने अलग रख दिया। या हो सकता है कि किसी कस्टमर को भेज रहे हों। आपका ऐसा बिज़नेस हो सकता है कि जब कस्टमर सामने से ऑर्डर करेगा कि मुझे ये आप प्रोडक्ट डिलीवर करें, तब आप अपने वेंडर को परचेज़ ऑर्डर देके मुझे ये चाहिए, तो वही प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को भिजवाएँ, अपने पास ना लाएँ, सीधे कस्टमर को चले जाए। तो उस केस के लिए डिलीवर एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, ठीक? ये अब ये सारा एंट्री हो गया, हमने इधर पे सारा डिटेल डाल दिया, कौन-कौन सा प्रोडक्ट हम ऑर्डर कर रहे हैं अपने वेंडर को, तो इस तरीके से परचेज़ ऑर्डर लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट को आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बिल पे, ठीक है। अब आपको अलग से बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये प्रोडक्ट आपके पास हो गया या कस्टमर को मिल गया जिनके पास जाना चाहिए एक्चुअल में, अब आपको पेमेंट करना है इसका तो सीधे आप कन्वर्ट कर देंगे बिल पे, कन्वर्ट टू बिल करेंगे, तो ये देखिए सारा इन्फॉर्मेशन परचेज़ ऑर्डर से पिक कर लिया, वेंडर का नाम, सारा कुछ एड्रेस वगैरह, डेस्टिनेशन सारा कुछ आ गया। बिल पे इधर पे डालेंगे बिल नंबर, ठीक? उसके बाद ऑर्डर नंबर ऑटोमैटिकली आ जाएगा जो परचेज़ ऑर्डर का है, बिल डेट आ गया इधर पे, ठीक है? ड्यू डेट आ गया और पेमेंट टर्म्स, कितना टाइम है आपके पास पेमेंट करने के लिए इस बिल के अगेंस्ट, ठीक है? 15 दिन का टाइम है या 30 का टाइम है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है इधर पे आइटम का डिटेल जो परचेज़ ऑर्डर से ऑटोमैटिकली आ जाएगा इधर पे। लेकिन आपके पास कुछ फ़ील्ड होंगे जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे ये क्वांटिटी, हो सकता है कि वेंडर ने आपको केवल 5 ही क्वांटिटी डिलीवर किया हुआ अभी, 5 क्वांटिटी अगले महीने डिलीवर कर रहे हो। लेकिन परचेज़ ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे तो सारा क्वांटिटी आपका इधर पे आ जाएगा, तो इधर पे आप चेंज कर सकते हैं, 5 आपने इधर पे डाल दिया, ठीक है? अब इसी के हिसाब से आपका ये फाइनल अमाउंट बन गया 10,000 का। 10,000 का क्यों बना है? क्योंकि ये हमने टैक्स इंक्लूसिव कर रखा है, ठीक है? इसमें टैक्स इंक्लूडेड है। अगर आप इसको टैक्स एक्सक्लूसिव करेंगे, तो ये 11,200 का बन जाता है। अब इस बिल पे कोई भी टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो रहा है, तो टीडीएस इधर डाल सकते हैं आप। डिस्काउंट वगैरह मिला है, तो डिस्काउंट आप इधर पे डाल सकते हैं। सारा कुछ आप इन्फॉर्मेशन इधर पे डाल देंगे और इस परचेज़ के इस पर्टिकुलर आइटम के लिए अगर कोई रीसेंट ट्रांज़ैक्शन देखना है आपने, कि पिछले महीने हमने कितने में लास्ट जो हमने परचेज़ किया था, वो किस रेट में परचेज़ किया था, तो आप इधर पे रीसेंट ट्रांज़ैक्शन पे जाके इधर पे देख सकते हैं। तो इधर पे अभी के लिए हमने ये कोई परचेज़ नहीं किया है, तो नो बिल, अभी तक कोई बिल नहीं है पुराना, ये पहला बिल है हमारा, ठीक है। तो ये उस केस के लिए फ़ायदा रहता है, जहाँ पे आप
देखते हैं कि पिछले महीने कितना का परचेज़ हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली आप परचेज़ करते हैं कि हाँ, उस महीने पे हमने इस रेट में आइटम को इतने में परचेज़ किया था। ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आपका ये बेनिफिट रहेगा। अब लास्ट में आ जाता है आपका नोट्स वगैरह, कोई नोट्स अपडेट करना है तो इधर कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट का रिलेटेड या इस बिल के रिलेटेड, या कोई फाइल अपलोड करना है तो इधर से अपलोड कर सकते हैं आप। उसके बाद आप इसको सेव एज़ ओपन कर देंगे, ठीक है? तो ये आपका बिल क्रिएट कर देगा। बिल क्रिएट होने के बाद आपको वो बिल सेक्शन पे दिखेगा, इस तरीके से बिल आपको दिख जाएगा, ठीक है? तो परचेज़ ऑर्डर पे जो भी बिल बनेगा आपका, ठीक? उसको आप क्या कर सकते हैं, कम-ज़्यादा के हिसाब से आप उसके चेंज कर सकते हैं, ठीक? तो जैसे एक दिखा देता हूँ मैं आपको। तो उसका जो स्टेटस है परचेज़ ऑर्डर में, वो आपको अलग से दिख जाएगा। तो आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितना ऑर्डर हो चुका है और कितना ऑर्डर अभी आना बाकी है। ठीक है? तो ये हमने ऑर्डर कर दिया 5 का। अगर हम इसी परचेज़ ऑर्डर को पीछे जाकर देखते हैं, तो ये पार्सली बिल्ड आ जाता है। और हम देखेंगे कहाँ पे इसकी क्वांटिटी कितनी ऑर्डर हुई है, कितनी नहीं। तो अब इसी में ही देख सकते हैं इधर पे कि ऑर्डर किया था हमने 10 और जो बिल हुआ है हमें 5 बिल हो गया, 5 अभी रिमेनिंग है। तो इसी को ही जब 5 डिलीवर हो जाता है, फिर से इसको कन्वर्ट टू बिल करेंगे और फाइनली क्लोज़ कर देंगे परचेज़ ऑर्डर को। तो इस तरीके से परचेज़ ऑर्डर से आपका ये बिल क्रिएट हो जाता है। अब बिल क्रिएट हो गया इधर पे, बिल दिख रहा होगा आपको ये। अब इसी बिल को अगर आपको पेमेंट करना है, ठीक है? तो इस पे आपको रिकॉर्ड पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा। इधर से आप ये रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट इसका कर सकते हैं, ठीक है? तो पेड थ्रू में कौन-सा बैंक कैश में दिया है, बैंक से दिया है, वो इधर पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? बैंक तभी रिफ्लेक्ट करेगा जब आप बैंकिंग मॉड्यूल पे आप उस बैंक को ऐड करेंगे, तो वो हम देखेंगे बाद में कि कैसे वो ऐड करते हैं, ठीक है? तो इसमें रेफरेंस नंबर डाल देंगे, कोई चेक नंबर है या कुछ भी है, तो वो इधर पे आ जाएगा आपका। नोट्स डाल दिया आपने इधर पे और इसको सेव कर देंगे। तो ये आपका पेमेंट रिकॉर्ड हो जाता है, तो उसके बाद आपका बिल पेड में शो करेगा आपको, ठीक है? तो ये हो गया वेंडर क्रिएट करना और परचेस ऑर्डर से बिल में कन्वर्ट करना और बिल का पेमेंट करना। तो ठीक है, ये सारा हमने देख लिया है। अब रिकरिंग बिल आ जाता है, तो रिकरिंग बिल उस केस के लिए है जहाँ पे आपके कुछ ऐसे सर्विस है जो हर महीने रिकरिंग होते हैं, मतलब रिपीट होते हैं, ठीक है? या तो कुछ ऐसे परचेज़ हैं जो हर महीने रिपीट होते हैं। तो आप क्या करेंगे, बिल्स ये पहली टाइम पे आपने बिल क्रिएट कर दिया, आज के मंथ में एक बिल कर दिया, ठीक है? आप चाहते हैं कि नेक्स्ट महीने ये खुद ही क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आप ये बिल ओपन करके इसको मेक रिकरिंग कर देंगे, ठीक? मेक रिकरिंग करेंगे तो इधर पे आप सेट कर लेंगे कि रिपीट कब होना है, हर महीने होना है और स्टार्ट कब से कर रहे हैं आप, अगले महीने से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट महीने आपका ये खुद ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो वो रिपीटिंग के लिए है, अगर आप रिपीट कर रहे हैं सेल तो आप इधर पे परचेज़ वगैरह तो आप इधर पे डाल सकते हैं रिकरिंग, ठीक है? या तो कोई ऐसा सर्विस दे रहे हैं जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, ठीक है? तो जैसे आपका रेंटल का बिज़नेस है, आपने कोई अपार्टमेंट रेंट पे दे दिया, आप चाहते हैं कि रेंट का जो अमाउंट है हर महीने जो है रिकरिंग होके आपका क्रिएट हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से आप रिकरिंग का यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता है वेंडर क्रेडिट्स। तो वेंडर क्रेडिट उस केस के लिए हम यूज़ करेंगे जहाँ पे आपने परचेज़ किया हुआ है लेकिन आपके पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया है या किसी कारण से आपको वो वापस करना है, ठीक? तो उस केस के लिए आप वेंडर क्रेडिट क्रिएट करेंगे। वेंडर क्रेडिट 2 तरीके से क्रिएट होंगे। एक तो डायरेक्टली वेंडर क्रेडिट में जाकर क्रिएट होगा, इसी मॉड्यूल पे आकर आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर बिल के अगेंस्ट में है, तो बिल के अगेंस्ट में जाकर आप इधर से क्लिक करेंगे इस पे और इस पे क्लिक करके क्रिएट वेंडर क्रेडिट इधर से करेंगे। तो दोनों में क्या अंतर है? जब आप बिल्स पे जाकर करते हैं, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल से डायरेक्टली ये पिक कर लेगा सारा कुछ। आइटम्स वगैरह जो भी आपने बिल में बनाया था, वो वेंडर में आ गया इधर पे, ठीक है? लेकिन अगर आप वेंडर क्रेडिट में जाकर क्रिएट करेंगे, तो इधर पे आपको सारा डिटेल खुद ही फिट करना पड़ेगा। वेंडर का नाम, सारा कुछ, सारा प्रोडक्ट फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो चीज़ बचाने के लिए आप डायरेक्टली बिल से भी क्रिएट कर सकते हैं। एक बार वेंडर क्रेडिट क्रेडिट बन जाएगा, तो फिर उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं बिल पे या तो फिर आपको रिफंड मिल रहा है, तो आप उसमें रिफंड इश्यू कर सकते हैं। तो रिफंड वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। तो ये हो गया रिटर्न के लिए, ठीक। अब आपका ये कंप्लीट हो गया है परचेज़, जो बच गया है वो है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस हम उस केस के लिए यूज़ करेंगे जहाँ पे हम हमारा जो कंपनी का जो है बिज़नेस रन करने के लिए जो भी छोटे-मोटे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है? वो आपको रिकॉर्ड करना है, तो वो चीज़ आपका इधर पे आ जाता है, ठीक है? जैसे शॉप का रेंट हो गया, एम्प्लॉयी का जो भी सैलरी वगैरह दिया है, लेबर चार्जेस हुआ, डिलीवरी चार्जेस हुआ, कुछ भी ऐसा जो भी एक्सपेंस है, वो आप इधर पे रिकॉर्ड करेंगे। इसके लिए एक्सपेंस आ जाएगा इसमें अकाउंट, कौन किस टाइप का एक्सपेंस हुआ है आपका, किस नेचर का एक्सपेंस है, वो इधर पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आपने कंपनी का एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग किया, ठीक है? मार्केटिंग के लिए कुछ खर्चा किया, तो आप इधर पे अमाउंट डाल देंगे। जैसे 10,000 का खर्चा हुआ है, तो हमने 10,000 डाल दिया। कैसे पेमेंट किया है इसका, कैश में किया है या बैंक से किया, वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी के लिए देख लेते हैं कैश से, ठीक? उसके बाद इधर पे आ जाता है वेंडर, अगर आप उनको वेंडर में रिकॉर्ड कर रखा है, तो उनका नाम इधर पे आ जाएगा।
अगर वेंडर वगैरह कुछ नहीं डालना है, लोकल आपका खर्चा हुआ है, ठीक है? सारा कुछ कोई डिटेल नहीं डालना है, तो आप उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद जीएसटी, तो वेंडर नहीं है तो जीएसटी भी नहीं होगा, तो जीएसटी से बाहर करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आउट ऑफ स्कोप कर देंगे। आउट ऑफ स्कोप करने के बाद बाकी का डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधे आकर इसमें सेव कर देंगे। तो ये आपका 10,000 का मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बुक हो जाता है, ठीक है? इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, आप इधर पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इधर पे अपलोड हो जाएगा। इसका जो साइज़ है, वो 7 एमबी का है। 7 एमबी तक आप इधर पे अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया। तो एक्सपेंस में वही चीज़ हम बुक करेंगे जो इंस्टेंट पेमेंट कर देते हैं, जिसका खर्चा तुरंत हो जाता है, उसको हमने ड्यू नहीं रखा हुआ है, ठीक है? ये प्रीपेड है, ठीक है? हम लोग क्रेडिट पे नहीं ले रहे हैं कुछ भी, हमने तुरंत पे कर दिया, तो वो सारे आपके एक्सपेंस में हो जाएगा। जो क्रेडिट पे परचेज़ करते हैं, जो अभी आपने एक्सपेंस किया लेकिन आपने बोला वेंडर को कि मैं कल पेमेंट करूँगा या परसों पेमेंट कर दूँगा, वो सारे आपके बिल्स के अंदर जाएँगे, ड्यू रेज़ करने के लिए, क्योंकि ड्यू जो है ओवर ड्यू वो आपके बिल पे रेज़ होंगे, ठीक? एक्सपेंस देख लिया हमने खर्चा। अब रिकरिंग एक्सपेंस सेम है रिकरिंग बिल की तरह। अगर कोई भी एक्सपेंस आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है? जैसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में ही आप हर महीने खर्चा कर रहे हैं 10-10 हज़ार। आप चाहते हैं कि हर महीने वो खुद ही क्रिएट हो जाए, क्योंकि खर्चा तो होना ही है, आपने सेट कर दिया अपना बजट कि हर महीने 10,000 खर्चा होगा ही। तो हम उसे रिकरिंग कर देंगे एक्सपेंस को। एक्सपेंस को रिकरिंग कैसे करेंगे? एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में चले गए और इसमें हमारे बाहर ही दिख रहा है मेक रिकरिंग, इस पे क्लिक करेंगे हम। इधर पे दे देंगे कौन से महीने पे आपका रिपीट हो रहा है, मंथली हमने दे दिया। प्रोफाइल का नाम दे देंगे, ठीक है? उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे, कब से कब तक का आपको ये रन करना है रिकरिंग, ठीक? उसके बाद इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये रिकरिंग एक्सपेंस क्रिएट हो जाएगा और ये परचेज़ आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट वगैरह है, क्वेश्चन है तो आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। पुष्कर जी से क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको प्रोजेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है, सभी को दिख रहा होगा क्वेश्चन। राइस के केस में 25 केजी के ऊपर जीएसटी है। ठीक है, तो 25 से नीचे में जीएसटी नहीं लग रहा है आपका राइस के केस में। तो जीएसटी नहीं है मतलब नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में है या ये आपके जीएसटी से बाहर ही रहता है? वो क्लियर कीजिए मुझे, क्योंकि मैंने 2 चीज़ बताया था आपको कि जब आप आइटम बुक करेंगे इधर पे, तो इसमें टैक्स में आपको नॉन जीएसटी करके आएगा, नॉन टैक्सेबल करके आएगा। ठीक है? तो ये 2 ऑप्शन आते हैं आपको। नॉन टैक्सेबल मतलब इसमें टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है, लेकिन नॉन जीएसटी मतलब वो जीएसटी के अंदर ही नहीं आते हैं। जैसे ये पेट्रोल वगैरह हो गया, ये सारे जीएसटी के अंदर कवर नहीं होते, तो वो हम लोग नॉन जीएसटी के अंदर करते हैं। ठीक है? तो उस तरीके से नॉन टैक्सेबल है। तो नॉन टैक्सेबल है तो फिर 25 केजी के ऊपर ही आपको वो आइटम पे जीएसटी लगाना पड़ेगा। उसके नीचे का आप एक अलग से आइटम बनाएँगे 1 टू 24 केजी, ठीक है? तो वो बैग बना के आप अलग से आइटम रखेंगे। लेकिन 25 केजी के ऊपर में जो भी बन रहा है वो दूसरा आइटम बनेगा, राइस बैग अबव 25 केजी उसमें आप लगाएँगे, क्योंकि आइटम अलग-अलग ही क्रिएट करना पड़ेगा। एक ही आइटम में टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल दोनों नहीं कर सकते हम। हम लोग को ये दोनों ही अलग रखना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा पुष्कर जी आपको। कोई डाउट वगैरह है तो आप पोस्ट कर सकते हैं फिर। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास आकाश जी की तरफ से, मैं इसको प्रोजेक्ट कर देता हूँ सभी के लिए, 1 मिनट दीजिए। मैंने प्रोजेक्ट कर दिया है। हाउ वी कैन चेंज द एक्सपेंस टाइप इफ वी हैव एंटर्ड इट रॉन्ग। एक्सपेंस टाइप आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? एक्सपेंस अकाउंट चेंज कर सकते हैं। टाइप इन द सेंस क्या, अकाउंट आपने गलत एसोसिएट कर दिया। अभी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे होगा ये। जैसे ये एक्सपेंस है, ठीक है? जैसे ये एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो हमने अभी रिकॉर्ड किया था, इसी को देख लेते हैं। 10,000 का हमने रिकॉर्ड किया, लेकिन ये गलती से इसमें रिकॉर्ड हो गया, जबकि ये लेबर चार्जेस थे। हमें हमारे कुछ प्रोडक्ट डिलीवर किया, उसका लेबर चार्जेस है, ठीक है? तो इसको एडिट करके आप इसको इधर से चेंज कर सकते हैं लेबर पे। इसको चेंज करके हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से ये चेंज हो गया, लेकिन एक्सपेंस का टाइप चेंज नहीं होता है। टाइप मतलब तो वो अलग हो गया, जो हम अलाउ नहीं करते चेंज करने के लिए, जो चार्ट ऑफ अकाउंट में आते हैं, ठीक है? अब इधर पे कोई भी अकाउंट आप ले लेंगे, ये जैसे ये ले लिया आपने, ठीक है? तो इसको जो ये ऊपर में है वो टाइप होता है, अकाउंट का टाइप, और नेम आता है। ये नेम चेंज हो सकता है, टाइप नहीं हो सकता है, ठीक है? तो उसी तरीके से अकाउंट चेंज कर सकते हैं आप केवल। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ रह गया है तो आप पोस्ट कीजिएगा क्वेश्चन टैब पे।
चलिए ठीक है, फिर कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है पार्टिसिपेंट से, तो हम लोग अभी मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और जो है सेल्स। अब हम सेल्स देखते हैं कैसे सेल की एंट्री होगी, क्योंकि परचेस हमने रिकॉर्ड कर दिया है, अभी सारा कुछ इन्वेंट्री हमारा इंक्रीज हो गया है, परचेस हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब जो सेल हमारा होगा वो हम सेल्स के अंदर पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, सेल रिकॉर्ड करने से पहले जैसे परचेस में मैंने आपको बताया था कि वेंडर आपको क्रिएट करना होता है, उसी तरीके से कस्टमर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए कस्टमर्स में हमने क्लिक किया, उसके बाद न्यू पे क्लिक कर लेंगे। तो ये जो आपका पेज ओपन हुआ है ये सेम है वेंडर की तरह ही, इसमें अलग कुछ नहीं है। आपको ये कॉन्टैक्ट नेम डालना है, डिस्प्ले नेम डालना है इधर पे, मेल आईडी डालेंगे आप, फ़ोन नंबर और जीएसटी डालेंगे इधर पे, ठीक है, रजिस्टर्ड है नहीं है वो डालेंगे। उसके बाद आपका ओपनिंग बैलेंस, जैसे मैंने वेंडर पे बताया था, अगर कोई पुराने सॉफ्टवेयर से माइग्रेट कर रहे हैं, कोई भी बैलेंस आकर रिसीव करना बाकी है कस्टमर से, वो इधर पे अपडेट हो जाएगा। ओवरसीज़ के केस में आप अपना करेंसी सेलेक्ट करेंगे कस्टमर के, ठीक है? वो करेंसी सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाता है टर्म्स, कितना टाइम दे रहे हैं अपने कस्टमर को पेमेंट करने के लिए, ठीक है? वो आ जाएगा इधर पे। और पोर्टल का, जैसा ये वेंडर के लिए था वैसा ही कस्टमर के लिए भी पोर्टल होता है, जहाँ पे जब आप ये पोर्टल का एक्सेस देंगे तो आपके जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपने कौन-सा कोटेशन दिया है उनको, ठीक है? उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं पोर्टल से ही। सेल्स ऑर्डर देख सकते हैं, सेल्स ऑर्डर देखने के बाद जो भी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई चेंजेस करना है, क्वांटिटी जैसे चेंज करना है उनको कि नहीं मैंने तो 5 बोला था, गलती से आपने 10 कर दिया, तो वो सारा रिव्यू में ही डाल सकते हैं। वो जो इन्फॉर्मेशन उधर अपडेट करेंगे आपके पास दिख जाएगा, तो आप उसको चेंज करके फिर से उनको पोर्टल पे दिख जाएगा जो चेंजेस वाले हैं, ठीक है? तो ये सारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो जाता है, तो ईज़िली जो भी आप इधर पे एंट्री करेंगे वो उनको पोर्टल पे भी दिख जाएगा। तो ये इसके लिए आपके जो क्लाइंट है, उनको ज़ोहो बुक्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है? ना ही उनको कोई अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी ज़ोहो बुक्स में, ठीक है? जो अगर नहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो इस मेल पे उनको इन्विटेशन जाएगा, मेल पे इनवाइट करने के बाद इन्विटेशन एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद उनका एक पोर्टल क्रिएट होगा जहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। ये सारा अपडेट करने के बाद आप आ जाएँगे एड्रेस पे, जहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस जाएगा, ठीक है? इधर पे सारा कुछ अपडेट कर देंगे। और कॉन्टैक्ट पर्सन में हो सकता है कि जो मेल आईडी है, हो सकता है कि कस्टमर 3-4 पर्सन हो उसका पर्टिकुलर ऑर्गनाइज़ेशन पे, ठीक है? कस्टमर पे, जहाँ पे आपको जो सेल का इनवॉइस है या सेल्स ऑर्डर है, वो मल्टीपल पर्सन को भेजना पड़ता है उस ऑर्गनाइज़ेशन पे, ठीक है? तो उसके लिए एक जो मेल आईडी ऊपर है वो प्राइमरी हो जाएगा, उसके बाद जो कॉन्टैक्ट पर्सन होंगे उस कंपनी में, उनका जो मेल आईडी है, नाम वगैरह है, वो आपका इधर पे सेकेंडरी बन जाएगा। तो इधर पे वो अपडेट कर देंगे जितने भी पर्सन हैं, जिनको भी आपको वो इन्फॉर्मेशन भेजना पड़ता है। जब आप इनवॉइस बनाएँगे, तो ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कितनों को भेजना है आपने, वो मेल आईडी उधर पे रिफ्लेक्ट करेगा, उस पे टिक करके आप वो इनवॉइस या सेल्स ऑर्डर वगैरह भेज सकते हैं। अब ये कस्टमर क्रिएट हो गया समझ लीजिए। अब कस्टमर क्रिएट होने के बाद सारा लिस्ट आपका इधर दिख जाएगा। इधर से आप फ़िल्टर कर सकते हैं, एक्टिव कितने कस्टमर एक्टिव हैं। हो सकता है कि किसी ने बिज़नेस क्लोज़ कर दिया हो, आपसे आप वो परचेज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो आप उसको मार्क एज़ इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव होने के बाद वो जब आप सेल की एंट्री करेंगे तब दिखेगा नहीं। तो आप इधर से देख सकते हैं कि कितना इनएक्टिव है, कितना एक्टिव कस्टमर है आपके पास, ठीक है? और किस-किस कस्टमर के लिए पोर्टल इनेबल कर रखा है आपने, वो चेक कर सकते हैं और कौन-सा कस्टमर ओवरड्यू है या अनपेड है। कितनों का ओवरड्यू बैलेंस है वो इधर से ट्रैक कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आइटम्स ऑफ वेंडर के लिए बताया वैसे ही कस्टमर को भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। इधर से इम्पोर्ट हो जाएगा ये, आपका सारा लिस्ट इम्पोर्ट हो जाएगा, लेकिन इसको आपको हमारे फॉर्मेट पे अरेंज करना होगा। ठीक है? तो इधर पे ये ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें 5 एमबी का फाइल सपोर्ट होता है, सीएसवी, टीएसवी और एक्सएलएस ये फॉर्मेट है। सैंपल फाइल नीचे दिया हुआ है, इसको डाउनलोड करके इसी फॉर्मेट पे अरेंज करेंगे, फिर इधर पे आके अपलोड करेंगे। ठीक? अब जैसे मैंने आपको वेंडर के लिए बताया था, वैसे ही अगर कस्टमर का डिटेल देखना है कि इनको कितना सेल हुआ है, इतना कितना पेमेंट आया है इनका, कौन-सा आपने क्रेडिट नोट बनाया, किस डेट पे बनाया आपने, कितना रिफंड हुआ है, वो सारा कैसे ट्रैक करेंगे। कस्टमर तो अपने पोर्टल पे देख लेंगे, अगर आपने पोर्टल का एक्सेस दिया हुआ है। आप कैसे देखेंगे? आपको देखने के लिए पर्टिकुलर कस्टमर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको ये ओवरव्यू दिख जाएगा, जहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको ये ग्राफ दिखेगा इनकम का। इनकम के ग्राफ से क्या पता चलेगा? इससे पता चलता है कि कितना एक्टिव है, कौन-कौन से महीने में परचेज़ किया है, कितना इनकम किया आपने उस पर्टिकुलर कस्टमर से। तो इसी के बेस में आप कोई ऑफ़र वगैरह दे सकते हैं उनको, कोई डिस्काउंटेड रेट दे सकते हैं। तो इससे कम्युनिकेशन दोनों के बीच में बेहतर होता है, आपका बिज़नेस ग्रोथ करेगा इससे, ठीक है? अब देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पे जैसे मैंने बताया था इधर से ईयर चेंज हो जाएगा, ठीक है? इस ईयर पे हमने इस पर्टिकुलर कस्टमर को एक इनवॉइस रेज़ किया हुआ है 2,50,000 का, ठीक है? इनवॉइस नंबर आ गया, ड्यू आ गया, कौन सी डेट में ड्यू है। इसी तरीके से अगर कोई भी पेमेंट रिकॉर्ड हुआ है इसके लिए,
सारा इन्फॉर्मेशन आपको इधर ही दिखेगा। इसी में आकर आप देख सकते हैं। इसी को ही आप मेल पे भी भेज सकते हैं उनके लिए जिनके लिए पोर्टल का एक्सेस नहीं दिया आपने, ठीक है? उनको मेल भेज देंगे इधर ही से और या एक्सेल इसमें डाउनलोड कर लेंगे, पीडीएफ में डाउनलोड करके या प्रिंट कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और अगर ट्रांज़ैक्शन देखना है तो इधर ही पे क्लिक करके देख लेंगे। इनवॉइस कितना बना है इनके लिए? एक ही इनवॉइस बना है जो ओवरड्यू है। पेमेंट अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कोट्स हमने कुछ नहीं किया, कोटेशन नहीं बनाया हमने, ठीक है? सेल्स ऑर्डर हम देखेंगे, कुछ नहीं बना है सेल्स ऑर्डर, तो सारे आपको इधर ही पे दिख जाएँगे पर्टिकुलर कस्टमर में। तो ये हो गया आपका कस्टमर, कस्टमर का लिस्ट क्रिएट होने के बाद अब ट्रांज़ैक्शन, ठीक है? सेल का फ्लो जैसे परचेज़ के लिए बताया मैंने, वैसे ही डिफरेंट हो सकता है हर एक बिज़नेस के लिए, ठीक है? जो सर्विस सेक्टर में है, ठीक है? वो हो सकता है कि डायरेक्टली इनवॉइस क्रिएट करें, ठीक है? डायरेक्टली उन्होंने इनवॉइस बना दिया। लेकिन जो गुड्स सेक्टर में है, हो सकता है वो पहले कोट करें, एस्टीमेट भेजें कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है और हम इस रेट में देंगे आपको। एक्सेप्ट होने के बाद फिर सेल्स ऑर्डर बनाएँगे, फिर फाइनली डिलीवर होने के बाद इनवॉइस बना के देंगे कि हाँ, आपका ये प्रोडक्ट डिलीवर हुआ, इस रेट पे इसमें पेमेंट करना है आपको। ठीक, सारे फ्लो हैंडल करने के लिए हमारे पास है फीचर। आप सबसे पहले कोड क्रिएट करेंगे, इधर पे देख रहे हैं जैसे ये कोड बना हुआ है, तो ये देख लेते हैं पहला वाला कोटेशन, जिसमें हमने 3 प्रोडक्ट कोट कर रखा है कस्टमर को कि एक हमारे पास इतनी-इतनी क्वांटिटी अवेलेबल है, जो हम इस रेट पे देंगे उनको, ठीक है? ये दे रखा है हमने और ये अमाउंट फाइनल आपका सारा बन गया। इधर पे ये सिग्नेचर का ऑप्शन है, सिग्नेचर हमने अपलोड कर दिया अपना, बैंक का डिटेल डाल दिया इधर पे, ठीक है? और इधर पे आ गया आपका टोटल, टोटल आ जाता है कितना टोटल है और टर्म्स एंड कंडीशन आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये कोटेशन जाएगा, ऊपर लिखा होगा कोड, ठीक है? आपके बिज़नेस का नाम, लोगो वगैरह सारा कुछ जाएगा इसमें। अब ये जो कोड बना हुआ है, इसी को आपके पास ऑप्शन है कन्वर्ट करने का, कन्वर्ट टू इनवॉइस और कन्वर्ट टू सेल्स ऑर्डर। ये कब कन्वर्ट करेंगे आप? जब आपका ये कोड एक्सेप्ट होगा, तब आप इसे आगे का प्रोसेस करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे पता चलेगा इसमें? इसका तो स्टेटस अभी सेंड दिख रहा है। वो स्टेटस आप इसमें क्लिक करके कर सकते हैं, क्योंकि अगर पोर्टल का एक्सेस दिया हुआ है आपने, जैसे मैंने बताया कि तो कस्टमर खुद ही एक्सेप्ट और डिक्लाइन पोर्टल से ही कर सकते हैं। अगर पोर्टल का एक्सेस नहीं है और आपको आपने कन्फर्म कर लिया उनसे कॉल पे ही कि आपने कोड एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। उन्होंने बोला कि हाँ, मुझे मंज़ूर है, तो आपने इसे चेंज कर दिया एक्सेप्टेड। अब ये एक्सेप्टेड हो गया। तो आपके स्टाफ को पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक्सेप्ट है, अब इसके लिए सेल्स ऑर्डर बनाना है हमें। तो सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए अलग से ज़रूरत नहीं है, इधर ही से डायरेक्टली बन जाएगा ये कन्वर्ट टू सेल्स ऑर्डर किया आपने, ठीक? सेल्स ऑर्डर में सारा कुछ आपका पिक हो गया। कैसे पिक हुआ? ये एस्टीमेट से ही आ गया, फेच कर लिया हमने। मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इधर बहुत सारा का वो आपका जो वर्क है वो ईज़ी हो जा रहा है, ठीक है? सारा कुछ हमने पिक कर लिया। अब इसमें सारा कुछ देख लिया आपने, ठीक? अब इसको आप क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो सेव कर देते हैं हम लोग। सेव एज़ ड्राफ्ट कर लिया हमने, ये ड्राफ्ट में सेव हो गया, ठीक है? अब इधर पे बिल टू आ गया, शिप टू आ गया, कहाँ जा रहा है और आपके बिज़नेस का नाम आ गया, ऊपर में लिखा हुआ सेल्स ऑर्डर, ठीक है? और इतना-इतना प्रोडक्ट हम भेज रहे हैं, ठीक? अब इसी सेल्स ऑर्डर को अगर कन्फर्म हो गया, कस्टमर देखेगा इसको, देखने के बाद वो हाँ, बोलेंगे कि हाँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट चाहिए, हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं इस पे। तो ये कन्फर्म हो जाता है, तो आपको इसे कन्फर्म करना पड़ेगा। कन्फर्म करते ही आपके जो वेयर हाउस में होंगे, वो उन माल को रेडी करेंगे, प्रोडक्ट को रेडी करके भेजेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, फाइनली डिलीवर होने के बाद कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे या डिलीवरी करते समय आप कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे इसको और ये इनवॉइस की कॉपी आप अपने डिलीवर पर्सन को दे सकते हैं। वो उन कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे और उसी पे ही पेमेंट आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे। जैसे कन्वर्ट टू इनवॉइस किया हमने, सारा इन्फॉर्मेशन आपका सेल्स ऑर्डर से पिक हो गया, ठीक है? इनवॉइस नंबर जो है, वो ऑटोमैटिकली जनरेट होता है ज़ोहो बुक्स में या मैनुअली भी रख सकते हैं आप इसे। और इसका जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है, दोनों ही आप चेंज कर सकते हैं। अपना जो भी फॉर्मेट है, उसके हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपका पुराने सॉफ्टवेयर में 1000 तक चला गया इनवॉइस, नंबर कंटिन्यू है, इसी फाइनेंशियल ईयर में चेंज कर रहे हैं आप सॉफ्टवेयर। अगर आप चाहते हैं कि 1000 से ही स्टार्ट हो, तो वो भी पॉसिबल है। तो आप जब ये नंबर इधर पे चेंज करेंगे नया इनवॉइस बनाते समय, तो इधर पे जो नंबर है, वो इधर पे 1000 डाल देंगे आप। तो ये 1000 से ही स्टार्ट करेगा, उसके बाद 1001 बनेगा, 2 करके ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक? उसके बाद इधर पे प्रोडक्ट का सारा लिस्ट आ गया जो हमने कन्वर्ट किया था, उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आपका ये कन्वर्ट होकर डायरेक्टली इनवॉइस बन जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस ईज़िली हो जाता है, इसके लिए ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सारे डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहे हैं। जिनको इनवॉइस क्रिएट करना है डायरेक्टली वो इनवॉइस में जाकर सीधे क्रिएट करेंगे, ठीक है? उनको वो प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट और सेल्स ऑर्डर का। डायरेक्टली इनवॉइस में गए और इधर पे न्यू करके इनवॉइस रिकॉर्ड कर लेंगे। कस्टमर का नाम जो है हमने जो लिस्ट अपलोड किया था उधर ही से फेच हो जाएगा सारा। इधर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना कस्टमर। अगर लिस्ट बहुत बड़ा है, अगर वन ऐसे आप स्क्रॉल नहीं करना चाहते हैं, सीधे सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं,
सीधे इसमें जाएँगे सर्च में, ठीक है? इधर पे उनका नाम डाल देंगे और उसको सर्च करेंगे, डायरेक्टली आ जाएगा, आप उसको सेलेक्ट करके इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा इनवॉइस पे, इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये इनवॉइस क्रिएट हो गया। तो कुछ इनवॉइस आपको ओवरड्यू में दिख रहे होंगे, कोई इनवॉइस अभी ड्यू होंगे 7 दिन में, ठीक है? इस तरीके से दिखेंगे आपको। इनवॉइस का जो फ़िल्टर है वो इधर से है, कौन से ड्राफ्ट में है, ठीक है? कौन से अप्रूव में है, कौन से पेंडिंग में है, कौन से पार्सली पेड हैं, वो सारे आप इधर से देख सकते हैं। अब ये इनवॉइस बन गया, इनवॉइस बनने के बाद इसमें पेमेंट रिकॉर्ड करना है आपको, तो आपने इनवॉइस पे चले गए, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है रिकॉर्ड पेमेंट का, रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक किया आपने और इधर से आप वो पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें किसमें आपका डिपॉज़िट हुआ, ट्रांसफ़र से हुआ, बैंक ट्रांसफ़र से, तो बैंक डाल देंगे कौन-सा बैंक है आपके पास, ठीक है? और उसके बाद रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपका ये इनवॉइस पे पेमेंट भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो पेमेंट रिकॉर्ड होने के बाद आपका ये स्टेटस चेंज हो जाएगा, पेड में शो करेगा। तो इसमें कुछ और फीचर रहेंगे इनवॉइस पे, जैसे ये ओवरड्यू का इनवॉइस है, अगर कस्टमर ने ओवरड्यू के टाइम के बाद भी पेमेंट नहीं किया, तो आप इधर से रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ठीक है? रिमाइंडर जो है वो ऑटोमैटिकली चले जाएगा कस्टमर को। जैसे ड्यू जो है वो 27 तारीख है, आज के डेट में पेमेंट नहीं किया, 27 का आपका पेमेंट नहीं हुआ, आज तो 29 हो गया, तो ये ओवरड्यू दिखा रहा है आपको। तो आपने सेट कर लिया कि 1 दिन बाद जाना चाहिए, ड्यू होने के 1 दिन बाद, तो ये 28 को ऑटोमैटिकली से भेज देगा। तो ये ऑटोमेशन के अंदर पे आता है, आप ये सेट कर सकते हैं ज़ोबो बुक्स में, ठीक है? उसके बाद कुछ फीचर इसमें आ जाएँगे आपके, जैसे रिकरिंग, अगर रिपीट हो रहा है सेल तो आप रिकरिंग पे डाल सकते हैं। क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न हुआ है तो क्रेडिट नोट क्रिएट करेंगे। डेबिट नोट, सेल पे कोई चेंजेस करने हैं, सेल बनाया आपने, कस्टमर को भेज दिया। अब इनवॉइस चला गया है तो आप दो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इनवॉइस पे। लेकिन फिर भी करेक्शन के लिए कुछ तो डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसके लिए आप डेबिट नोट क्रिएट करेंगे। जैसे 10,000 का ब बिल इनवॉइस था, लेकिन आपने 9,500 ही किया, 500 रह गया, तो ₹500 कलेक्ट करने के लिए करेक्शन के लिए आप डेबिट नोट बनाएँगे। ई-वे बिल, इस इनवॉइस के अगेंस्ट आप डायरेक्टली ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं। इधर से आ जाएगा क्रिएट और एसोसिएट। अगर ऑलरेडी आपने क्रिएट कर रखा है पोर्टल पे, ई इनवॉइस पोर्टल पे, तो आप इधर एसोसिएट करेंगे केवल नंबर। नहीं किया है तो इधर से क्रिएट करेंगे आप, ठीक है? दोनों ऑप्शन रहेंगे आपके पास। उसके बाद क्लोन आ जाता है। सेम कस्टमर के लिए सेम डिटेल से बन रहा है, क्वांटिटी वगैरह प्रोडक्ट सेम है, तो सीधे आप क्लोन कर लेंगे। बार-बार आपको वो सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्लोन हो जाएगा, सेव कर देंगे। वॉइड, कैंसल हो जाएगा इनवॉइस, वॉइड पे कैंसल हो जाता है, ठीक है? जैसे कोई गड़बड़ हुआ, कस्टमर ने बोला कि नहीं चाहिए, उसका पेमेंट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, आपने डिलीवर भी नहीं किया, लेकिन आपको वो सीरीज़ कंटिन्यू करना है, ठीक है? क्योंकि डिलीट करेंगे तो वो सीरीज़ जो है वो डिलीट हो जाएगा। 006 जो नंबर आ रखा है वो डिलीट हो जाएगा। अगर वही कंटिन्यू करना है आपको अपने रेफरेंस के लिए कि ये 6 नंबर हमारा वॉइड हुआ था, कैंसल हुआ था, तो आप इसको वॉइड कर देंगे। अदरवाइज़ डिलीट का भी ऑप्शन है। अगर वही नंबर आपको दूसरे सेल में यूज़ करना है, दूसरे इनवॉइस पे, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। लॉक इनवॉइस, अगर आपका ये पेमेंट वगैरह सारा कुछ हो गया है इसमें, आप चाहते हैं कि आपका कोई भी यूज़र इसको चेंज ना करे, ठीक है? ना ही एडिट करे, ना ही डिलीट करे, तो आप इनवॉइस वाइज़ लॉक कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ इनवॉइस आपके बड़े अमाउंट के हों, ठीक है? आप चाहते हैं कि उसको कोई चेंजेस ना करे, तो आप पर्टिकुलर इनवॉइस पे जाके लॉक कर सकते हैं। बाकी सारा कुछ आपका इनेबल रहेगा, बस यही लॉक हो जाएगा। ठीक। ये रहा आपका इनवॉइस का, तो जैसा मैंने आपको एक इनवॉइस बताया कैसे क्रिएट करना है, लेकिन अगर अगर ऐसा कोई केस है आपका जहाँ पे आप सारा कुछ एक्सेल पे मेंटेन करते हैं मंथ में और मंथ में वन टाइम आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है? या तो आप कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे सेल कर रहे हैं, ठीक है? उधर से आपने वीकली या मंथली एक्सपोर्ट डेटा निकाला और आप चाहते हैं कि वही सेल आपका इधर पे अपलोड हो जाए, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इसी फॉर्मेट पे अरेंज करके हमारे इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया आपके इनवॉइस के बारे में। इनवॉइस पे कोई भी डाउट है तो आप पोस्ट कीजिए क्वेश्चन टैब में। पार्टिसिपेंट कोई डाउट वगैरह है तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिए क्वेश्चन टैब में, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट अपने जो मॉड्यूल है उसमें जाते हैं फिर। पेमेंट रिकॉर्ड पुष्कर जी की तरफ से है तो थोड़ा मैं क्लियर नहीं हूँ इस पे। आपका पेमेंट रिकॉर्ड का बता दीजिए। पेमेंट रिकॉर्ड के लिए तो मैंने बताया ही आपको कि इनवॉइस पे कैसे पेमेंट रिकॉर्ड करेंगे। कुछ और क्वेरी है क्या आपकी?
पुष्कर जी कुछ और जानना चाह रहे हैं क्या? पेमेंट रिकॉर्ड तो मैंने क्लियर कर दिया है, अगर आप दोबारा से चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर आप दोबारा जानना चाहते हैं तो पेमेंट कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो सेल पे आ गए हैं, सेल पे ये इनवॉइस है, ठीक? इनवॉइस आपको स्टेटस में दिखेगा इधर पे ओवरड्यू कौन-सा है और पेड कौन-सा है, ठीक है? तो जो भी ओवरड्यू है उसका अगर पेमेंट आ गया है, तो आप इस पे क्लिक करके रिकॉर्ड पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ये रिकॉर्ड पेमेंट पे आ गए, इधर पे जो ड्यू अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, सिस्टम इधर पे दिखाएगा ड्यू अमाउंट आपको, 2000 का ड्यू है तो 2000 इधर पे आ गया। अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, हो सकता है कि कस्टमर ने 2000 की जगह आपको 1500 ही पेमेंट किया है, ठीक है? अब इसको चेंज करके 1500 पेमेंट डाल देंगे इसमें, ठीक है? लेकिन इनवॉइस क्लोज़ नहीं होगा, इनवॉइस का जो स्टेटस है वो पार्सली पेड में दिखेगा आपको, ठीक है? क्या इधर पे हमने बैंक ट्रांसफर ले लिया और आईसीआईसीआई बैंक ले लिया इधर पे और इस पे हमने रिकॉर्ड पेमेंट कर दिया, ठीक है? अब इसमें देखेंगे अगर आप तो ये ओवरड्यू दिखेगा और पेमेंट आपको इधर पे दिख जाएगा, 1500 रिकॉर्ड कर रखा है, ठीक है? ओवरड्यू कितने से है? ₹500 से बैलेंस ड्यू है, ठीक है? तो इस तरीके से आप ये पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर बल्क में पेमेंट रिकॉर्ड करना है तो हमारे पास पेमेंट रिसीव का भी ऑप्शन होता है। तो पेमेंट रिसीव का ऑप्शन बल्क में पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे 10-12 सेल किया आपने सेम कस्टमर को, ठीक है? 10 इनवॉइस बना दिया। कस्टमर ने बोला कि आपको मैं एक ही बार में पेमेंट करूँगा। मंथ के लास्ट में 1,50,000 उन्होंने आपके अकाउंट पे डाल दिया, ठीक है? अब इनवॉइस तो 10-12 इनवॉइस है, एक-एक में जाकर रिकॉर्ड करना थोड़ा-सा मुश्किल का काम है, ठीक है? टाइम कंज्यूमिंग है। ये नहीं कि ये नहीं होगा, हो तो जाएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे पेमेंट रिसीव में आके इधर पे सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कस्टमर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? और उनका जो पूरा अमाउंट है, बल्क अमाउंट इधर पे डाल देंगे। जैसे 5,500 का ही बल्क अमाउंट है, तो 5,500 हमने इधर पे डाल दिया। अब जो भी इनवॉइस है, वो इधर पे दिख जाएगा। अब हम लोग वन बाय वन इनवॉइस में नहीं जा रहे हैं, इधर ही पे सारा इनवॉइस दिख गया। ओवरड्यू वाले जितने होंगे इधर ही पे आ जाएँगे। आप क्या करेंगे, इसको येस कर देंगे। येस करते ही ये जो है ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर दिया। 5,000 ऊपर में डाला, ₹500 नीचे में डाला। जो अमाउंट है वो एडजस्ट हो गया, 0-0 बैलेंस हो गया। अब इसको आप सेव कर देंगे। ये हो गया बल्क पेमेंट, ठीक है? मल्टीपल इनवॉइस के अगेंस्ट में सिंगल पेमेंट एडजस्ट करना। कस्टमर एडवांस अगर किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट में नहीं है, कस्टमर ने बोला कि आपको ऑन अकाउंट ले लीजिए, ठीक है? मैं 10 लाख रुपए आपको ऑन अकाउंट देता हूँ। आप जब आगे का सेल होगा, मैं कुछ परचेज़ करूँगा आपसे तो आप एडजस्ट करते जाइएगा, ठीक है? वो एडवांस के अंदर आ जाएगा आपका। ये किसी भी इनवॉइस के अगेंस्ट नहीं होता है, किसी भी बिल्स के अगेंस्ट नहीं है। आप ये ऑन अकाउंट पे बुक कर सकते हैं और ये ऑन अकाउंट का बुक कहाँ दिखेगा आपको? ये दिखेगा कस्टमर पे जब जाएँगे, इधर पे आपको अनयूज़ क्रेडिट के अंदर दिखेगा। जो मैंने शुरुआत में बताया आपको, ये अनयूज़ क्रेडिट, वो ऑन अकाउंट वाला पेमेंट आपको इधर आ जाएगा। इधर से आप वो एडजस्ट कर सकते हैं ये ड्यू वाले अमाउंट पे, अगर कोई ड्यू होगा तो इसमें एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा पुष्कर जी आपको, कोई डाउट वगैरह है तो बता सकते हैं। हाँ, ठीक है फिर थैंक यू पुष्कर जी कन्फर्म करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं हम दूसरे मॉड्यूल की ओर। तो हमारा जो फाइनल मॉड्यूल है अब बैंकिंग का है। तो बैंकिंग एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस के हिसाब से, ठीक है? बैंक और आपके अकाउंट को रिकंसाइल करना एक टफ वर्क होता है, लेकिन ज़ोहो बुक्स इसे ईज़ी कर देता है। ईज़ी कैसे? आपके जो बैंक के स्टेटमेंट है, वो ऑटोमैटिकली फेच हो जाएँगे ज़ोहो बुक्स में, ठीक है? मैनुअली आपको इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कैसे फेच होंगे? आपको ऐड बैंक और क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करना है और कनेक्ट नाउ पे क्लिक करना है, ठीक है? इसमें हमने जैसे सेलेक्ट किया और प्रोसीड किया, तो इधर पे आपको ये बैंक का नाम सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा, ठीक है? इधर पे ये राउंड होगा, उसके बाद आपको ये प्रोसेस जो है वो 30 मिनट के अंदर पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? तो हम जैसे एचडीएफसी में अकाउंट है आपका, तो हमने एचडीएफसी टाइप कर लिया इधर पे, तो ये आ गया एचडीएफसी कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट पे क्लिक करेंगे और अपना जो लॉगिन आईडी है, यूज़र आईडी, डोमेन आईडी और पासवर्ड, वो इधर पे अपडेट करेंगे। ये वन टाइम प्रोसेस है, बार-बार नहीं करना है आपको, ठीक है? एक बार लिंक करने के बाद आपका ये बैंक जो है वो कनेक्ट हो जाएगा ज़ोहो बुक्स के साथ और डेली बेसिस में जो भी आपके ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, जो डिपॉज़िट हो रहे हैं, विथड्रॉल हो रहे हैं बैंक से, वो ऑटोमैटिकली ज़ोहो बुक्स में आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? जब आपने आज के डेट में इसको कनेक्ट किया 29 को, तो 90 दिन पहले का ट्रांज़ैक्शन ही केवल आएगा। उससे पहले का भी लेकर आना है आपको तो इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा कि 29 के बाद तो आपका डेली बेसिस में आएगा, लेकिन उससे पहले 90 दिन का ही ट्रांज़ैक्शन आएगा आपको। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने इधर पे अपना आईडी और पासवर्ड डाला, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, ठीक है? तो वैसा कुछ नहीं है। आईडी जो पासवर्ड है हमने केवल कनेक्ट करने के लिए लिया है, हमने स्टोर नहीं किया है इसको कहीं भी, ठीक है? अगर आप चेंज करते हैं अपने बैंक में आईडी और पासवर्ड, ठीक है? या तो आपने नेक्स्ट मंथ पासवर्ड चेंज कर दिया, तो आपका जो बैंक इधर पे लिंक हुआ है उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। आपको दोबारा ज़ोहो बुक्स में आके दोबारा से अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है? इससे ये पता चल रहा है कि आप जो उधर अपडेट करते हैं वो इधर पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ठीक है?
लिंक करने का मतलब ये नहीं कि आपने इधर से पेमेंट भी करना है। पेमेंट केवल उन्हीं बैंक से होगा जो हमारे पार्टनर बैंक है। पार्टनर बैंक मतलब ये बैंक आईसीआईसीआई, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, एचएसबीसी, कोटक, यस बैंक। ये हमारे पार्टनर बैंक है, इसी के थ्रू पेमेंट होगा। बाकी जो नीचे के बैंक है, कनेक्ट नाउ के नीचे पे जो भी आप सर्च करेंगे बैंक, वो ऑटोमेटिकली पेमेंट नहीं होगा ज़ोहो बुक्स से, केवल बैंक के स्टेटमेंट ही ज़ोहो बुक्स में आएँगे। इन केस अगर कोई बैंक आपका सपोर्टेड नहीं है, फिलहाल हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो बैंक का ऑटोमेटिक फीड्स के लिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है फिर? आपके पास मैनुअल का ऑप्शन है, ऐड मैनुअली करेंगे इधर पे, ठीक है? सारा डिटेल वगैरह डालेंगे, डिटेल डालने के बाद आपको इम्पोर्ट करने का ऑप्शन दिखेगा। इम्पोर्ट स्टेटमेंट ऊपर दिख रहा है, इधर से इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, फाइल चूज़ करेंगे, आप इसको ये फॉर्मेट में आप इधर पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके पास मैनुअल प्रोसेस हुआ। अब आप समझ लीजिए कि आपने बैंक ऐड कर लिया, चाहे वो ऑटोमेटिक हो, चाहे वो मैनुअल हो, ठीक है? आपने बैंक में स्टेटमेंट अपलोड किया अपनी तरफ से या बैंक से डायरेक्टली ज़ोहो बुक्स में आया। जो भी केस है, आपका जो स्टेटमेंट का जो भी ट्रांज़ैक्शन है, वो हमेशा अनकैटेगराइज़्ड में आपको दिखेगा, ठीक है? अभी आईसीआईसीआई बैंक में आपको दिख रहा होगा 7 ट्रांज़ैक्शन अनकैटेगराइज़्ड में है। क्यों अनकैटेगराइज़्ड में है ये? क्योंकि अभी तक हमने इसको ज़ोहो बुक्स में जो ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड किए थे, उनके साथ मैच नहीं किया है, ठीक है? उसके साथ मैप नहीं किया हमने इसे। तो मैप करने के लिए क्या करेंगे? कैसे मैच करें हम इसे? इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको एक साइड में डिपॉज़िट दिख गया, एक साइड में विथड्रॉवल दिख गया, ठीक है? कौन-कौन से डेट में हो रखा है, वो आपको इधर पे दिख गया, ठीक है? अब कैसे मैच करेंगे इसको? मैच करने के लिए आप जब इस अमाउंट पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने इस अमाउंट पे क्लिक किया, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली दिखा दिया कि बेस्ट मैचेज़ में जो 100% मैच हो रहा है, इस पर्टिकुलर अमाउंट के साथ, वो ये इनवॉइस है 5,000 का। इस डेट पे उसी डेट पे रिकॉर्डेड है आपका ये इनवॉइस भी, ठीक है? और उसी दिन का पेमेंट है और उसी कस्टमर के लिए है। तो आप इसको मैच कर लेंगे, ये 100% मैच है, ठीक? ये मैच हो गया। अब मैच होते ही अब देखिए 7 अनकैटेगराइज़्ड था, उसमें से अब ये 6 बच गया है। जैसे ये मैच होते जाएगा, आपका ये एक कम होते जाएगा अनकैटेगराइज़्ड से। तो जब ये 0 हो जाएगा मतलब आपका जो अकाउंट है और जो बैंक है वो 100% मैच होके चल रहा है, ठीक है? जो बैंक में बैलेंस है वो आपके ज़ोहो बुक्स में भी क्योंकि उतने ही ट्रांज़ैक्शन आपके रिकॉर्डेड है जितने आपके विथड्रॉल और डिपॉज़िट हुए हैं आपके बैंक के स्टेटमेंट पे, ठीक है? तो ये प्रोसेस है आपका मैच करने का ज़ोहो बुक्स में बैंक और आपके अकाउंट को, ठीक है? तो ये प्रोसेस से जाएँगे। तो ये रहा बैंकिंग के बारे में। बैंकिंग में कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास लास्ट जो मॉड्यूल है वो रिपोर्ट्स का है। हम एक बार रिपोर्ट्स देखेंगे लास्ट में। ये बढ़िया क्वेश्चन है पुष्कर जी की तरफ से, तो इसको मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ बाकी पार्टिसिपेंट के लिए। ऑलरेडी पेड इनवॉइस को और बैंक ट्रांज़ैक्शन कैसे मैप करें, ठीक है? अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो जिनका पेमेंट आपने मैनुअली पहले रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है? उसको बैंक के ट्रांज़ैक्शन के साथ कैसे करें? क्योंकि अब इनवॉइस नहीं दिखाएगा आपको क्योंकि इनवॉइस पे पेमेंट रिकॉर्ड हो चुका है, ठीक है? तो उस केस के लिए क्या होगा जब आप ये बैंक पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो इधर पे जैसे आपने डिपॉज़िट पे 25,000 पे किया, ठीक है? तो इधर पे देखिए ये कस्टमर पेमेंट भी आ रहा है। अब ऊपर छोड़ दीजिए, वो तो इनवॉइस क्योंकि मेरा वो इनवॉइस है उतनी अमाउंट का। अगर आपने पेमेंट रिकॉर्ड कर दिया है तो ये कस्टमर पेमेंट आएगा। आपको फिर कस्टमर पेमेंट के साथ रिकॉर्ड करना है। इस पर्टिकुलर अमाउंट के लिए फिर इनवॉइस नहीं आएगा, पेमेंट का डिटेल आएगा। तो इस तरीके से ये मैप होगा आपका, ठीक है? तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा पुष्कर जी आपको। पुष्कर जी की तरफ से दूसरा क्वेश्चन एडवांस में शो कर रहा था मुझे, ठीक है? तो एडवांस में शो करेगा आपको अगर आपने जैसे कोई इनवॉइस जैसे आपने इनवॉइस बनाया, ठीक है? और बैंक में पेमेंट आया, लेकिन इनवॉइस आपका ओवरड्यू में है, उसको मैनुअली आपने पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और बैंक के साथ आपने मैप किया उसको, ठीक है? इनवॉइस को या बिना मैप किए हुए आपने रिकॉर्ड कर दिया, तो वो एज़ ए एडवांस अनयूज़ क्रेडिट पे चले जाता है वो अमाउंट, ठीक है? वो उसके साथ मैप नहीं होगा आपके पर्टिकुलर इनवॉइस के साथ।
या अगर एडवांस रिसीव किया हुआ है, तो वो तो एडवांस पे ही जाएगा। अलग से कोई एडवांस लिया हुआ है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, अगर कोई कोई इनवॉइस के साथ न एसोसिएट नहीं है आपका एडवांस, ठीक है? अलग से पेमेंट किया हुआ है, तो वो एडवांस पे ही रिकॉर्ड होगा। ठीक, अगर मैंने जो अभी अभी बताया आपको, इस तरीके से आप फ़ॉलो कीजिएगा, आई थिंक आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगा। पहले आप इनवॉइस पे जाइए ओवरड्यू वाले पे, उसमें पेमेंट रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद इधर पे वो पेमेंट दिखेगा, उस पेमेंट को सेलेक्ट करके फिर मैच पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? वो मैच हो जाएगा ट्रांज़ैक्शन आपका। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो फिर इनवॉइस को वैसे ही रहने दीजिए और बैंक में जो पेमेंट आया उसको इनवॉइस के साथ मैच कीजिए। ये फ़ॉलो करके देखिएगा होपफुली ये सॉर्ट हो जाएगा आपका। अगर नहीं होता है तो फिर आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इरफ़ान जी की तरफ से मैं ये प्रोजेक्ट कर देता हूँ बाकी पार्टिसिपेंट के लिए। वेंडर और कस्टमर के अलावा बैंक में जो पेमेंट ट्रांज़ैक्शन हैं उनकी एंट्री कैसे लेंगे? ठीक है। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इरफ़ान जी की तरफ से कि केवल कस्टमर और वेंडर के ही पेमेंट नहीं होंगे बैंक में। बैंक में और भी पेमेंट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई एक्सपेंस हुआ हो, कुछ खर्चा किया हो, उसके लिए आपने कोई बिल नहीं बनाया, ठीक है। तो उसकी एंट्री कैसे लेंगे? या हो सकता है कि कोई लोन दिया हो आपने, ठीक है, लोन कस्टमर ने वापस कर दिया, तो उसकी एक डिपॉज़िट एंट्री हो जाएगी। वो तो आपका कोई सेल हो या परचेज़ नहीं है, वो लोन रिफंड हुआ है आपको, ठीक है। वैसे भी कुछ एंट्रियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, बैंकिंग में चले गए, ठीक। अब आप समझ लीजिए कि ये 45,000 जो है, वो किसी लोन के अगेंस्ट में था। आपने किसी अपने जानने वाले को दिया और उन्होंने वापस कर दिया। ये डिपॉज़िट हो गया 45,000। तो इस पे क्लिक किया हमने 45,000। अब इनको छोड़ देंगे आप, मैच को छोड़ के कैटेगराइज़ मैनुअली पे जाएँगे। कैटेगराइज़ मैनुअली पे जाके इधर पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, किस टाइप का है ये पेमेंट, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम अनदर अकाउंट कर सकते हैं, ठीक है, या डिपॉज़िट फ्रॉम अनदर अकाउंट कर सकते हैं। डिपॉज़िट फ्रॉम अनदर अकाउंट करेंगे और इधर वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो आपका अकाउंट है, क्योंकि वो लोन वाला है, तो वो एसेट के अंदर बनाया होगा आपने, तो एसेट के अंदर आप देखेंगे, वो लोन वाला अकाउंट, ठीक है? और इधर पे आप सेलेक्ट करके इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो इस तरीके से आपका ये मैनुअली होगा। आपको वो एंट्री में मैच के अंदर नहीं दिखेगा क्योंकि इधर पे कोई एंट्री आपने पास ही नहीं कर रखा है, ठीक है? वो डिपॉज़िट जो एंट्री है, वो अलग एंट्री है। ये तो एक तरीका हो गया। तो दूसरा तरीका जो है अगर वो आपको ये पॉसिबल मैचेस में लेकर आना है, तो उसके लिए आपको वो जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा फिर। तो जर्नल पास करने के लिए आपको क्या है अकाउंटेंट पे जाना पड़ेगा, मैनुअल जर्नल चले गए, ठीक है। अब इधर पे न्यू जर्नल किया हमने, डेट वगैरह डाल दिया, ठीक है। नोट्स में डाल दिया हमने जैसे लोन रिफंड, इधर पे लोन रिफंड डाल दिया, ठीक है। अब नीचे में 2 अकाउंट पूछेगा आपको, ठीक है। पहला अकाउंट जो है वो बैंक का सेलेक्ट कर लेंगे हम। बैंक हमने आईसीआईसीआई बैंक ले लिया क्योंकि लोन का जो रिफंड है हमारे पास इस अकाउंट पे हुआ, ठीक है? और इधर पे हमने डेबिट में डाल दिया 45,000 रुपए, ठीक है? ये डाल दिया हमने और इधर पे आप लेंगे ये वाला अकाउंट, कौन से वाले अकाउंट पे आपने लोन एडजस्ट करना है, ठीक है? तो वो ले लेंगे। तो कोई भी अकाउंट अभी के लिए ले लेते हैं, जैसे यही ले लिया हमने, ठीक है? और इधर पे हमने 45,000 डाल दिया। इस तरीके से डाल देंगे। अब जो बैंक में जो डेट है, उसी डेट पे हम लोग को ये एंट्री पास करनी होगी। तो उसके बाद जब आप इसे सेव कर देंगे सेव एंड पब्लिश करेंगे तो ये एंट्री आपको उधर पे दिखेगा बैंकिंग में। आप उसको डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। तो ये 2 तरीका हो गया, या तो आप जर्नल से पहले रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद बैंक में जाकर मैच कीजिए या कैटेगराइज़ मैनुअली करके उसी टाइम आप एंट्री कर सकते हैं। ये 2 तरीका है आपका बस। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और कोई क्वेश्चन हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से? ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम लोग लास्ट हमारा जो मॉड्यूल है उसके तरफ, जो है रिपोर्ट्स। ठीक है, तो रिपोर्ट्स बैंकिंग की तरह ही बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस में, ठीक है? तो रिपोर्ट से आप अपने बिज़नेस का हेल्थ जान सकते हैं कि आपका बिज़नेस हेल्दी है कि नहीं है, ठीक है? कि उसमें जो ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं कैसे ट्रांज़ैक्शन हो रहे हैं, ठीक है? कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कंपनी का क्या बजट चल रहा है, वो सारा कुछ आप रिपोर्ट्स के अंदर देख सकते हैं। तो उसको देखने के लिए आपको सबसे पहले बिज़नेस ओवरव्यू ये पहला रिपोर्ट है जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखेगा, ठीक है? पहले वाले सेक्शन पे, इधर पे आप अपने कंपनी का पी&एल चेक कर सकते हैं। ठीक है। पी&एल इस तरीके से दिख रहा है आपको ये प्रॉफ़िट एंड लॉस इसमें डिस्काउंट सेल्स वग़ैरह या जो भी परचेज़ किया आपने वो दिख जाएगा इधर पे और कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, ये 2 तरीके के एक्सपेंस होते हैं और इनकम भी दोनों हो 2 ही होते हैं, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है? वो सारे आपके इधर पे आ जाएँगे। जो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग इनकम में लेते हैं हम लोग, ठीक है?
और जो इनडायरेक्ट इनकम है वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे आता है, नीचे आएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे, ठीक है? ज़ोहो बुक्स में अलग नाम से आएगा आपको, ठीक है? तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, सारे बिज़नेस के रिलेटेड है, ठीक है? आउटसाइड बिज़नेस नहीं है कुछ भी, तो इधर पे दिख रहा है आपको। और लास्ट में जो भी है, वो माइनस प्लस करके नेट प्रॉफिट लॉस आ गया आपका 156,229.29। ये हमारा 1/4 से लेकर 31/4 मतलब इस फिस्कल ईयर पे हमारा इतना अभी तक का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है? ये तो आपको एक पूरा-सा एक पेज के अंदर पे सारा कुछ दिख गया। लेकिन अगर आप मंथ वाइज़ कंपेयर करना चाहते हैं, ठीक है? इस साल के अंदर पे हर महीने पे कितना हुआ प्रॉफिट, किस महीने पे कितना प्रॉफिट हुआ, वो डिटेल जानने के लिए भी आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? हमने पीरियड्स में कंपेयर कर लिया और हमने इधर पे सेट कर लिया कि 12 महीने का हमें कंपेयर करके देखना है, ठीक है? तो रन रिपोर्ट किया। अब इधर देखिए, आपको ईयर के हिसाब से आपको दिख जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमने ऊपर में ईयर सेलेक्ट कर रखा है। अगर मंथ के हिसाब से देखना है तो फिर मंथ हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो मंथ के हिसाब से आपको ये दिख जाएगा। तो ये कंपैरिज़न है। तो इस तरीके से आपको ये कंपेयर करके दे सकता है। इसके अलावा आपको रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट दिख जाएगा, जहाँ पे आप अपने एसेट, लायबिलिटी चेक कर सकते हैं। बैंक के बैलेंस आ जाएँगे, बैंक वगैरह सारा कुछ आ जाएगा, टोटल रिसीवेबल, टोटल पेएबल, टैक्स वगैरह आ जाएगा आपका इधर पे और जो भी करंट ईयर की अर्निंग है, वो दिखेगी आपको। मतलब पीएनएल पे जो करंट ईयर का अर्निंग चल रहा है, वो इधर इक्विटीज़ के अंदर पे दिख जाएगा रिटेन अर्निंग से, ठीक है? 156,229। ये बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट के बाद आपका आ जाता है सेल्स। सेल्स के अंदर पे सेल्स बाय कस्टमर, सेल्स बाय आइटम चेक कर सकते हैं आप, कि कौन से कस्टमर को कितना सेल किया आपने। जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 1/11 से 30/11 तक इस महीने पे हमने 1 इनवॉइस बनाया है, वो ये रेट पे बनाया है और टैक्स के साथ इतना है। ठीक है? ये डिटेल आप इधर पे चेक कर सकते हैं। इन्वेंटरी, इन्वेंटरी पे आप इधर पे देख सकते हैं कितना स्टॉक वगैरह अवेलेबल है, ठीक है? जैसे ही हमने क्लिक किया तो इन्वेंटरी समरी पे क्वांटिटी कितना इन हुआ था, आउट कितना हुआ है, स्टॉक में कितना अवेलेबल है और कमिटेड स्टॉक कितना है। कमिटेड स्टॉक के बाद अवेलेबल फॉर सेल कितना है माइनस पे। कमिटेड स्टॉक क्या होता है? जो स्टॉक सेल्स ऑर्डर पे है, ठीक है? वो कमिटेड स्टॉक है, मतलब वो जाने के लिए रेडी है, लेकिन गए नहीं अभी स्टॉक से, आपके पास ही है लेकिन जाने के लिए आपने रेडी कर दिया है, वो कमिटेड स्टॉक में है। अगर वो भेजते ही आपके पास ये स्टॉक जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? तो इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे पास स्टॉक जो है ये भेजते ही नेगेटिव हो जाएगा, हमें परचेज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? इधर से वो ट्रैक कर सकते हैं हम। अब आ जाते हैं रिसीवेबल, कस्टमर का रिसीवेबल इधर देख सकते हैं कि कितना ड्यू है किस कस्टमर के लिए, वो आपको इधर पे दिख जाएगा, बैलेंस वगैरह सारा कुछ आप इधर पे ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाता है आपका पेएबल, वेंडर को कितना पेमेंट करना है, किस वेंडर के लिए कितना ड्यू है, वो आप इधर पे देख सकते हैं। बैलेंस के अंदर पे आपको सारा दिख जाएगा। इसके बाद टैक्सेस आ जाता है, अगर आप बाहर से फाइलिंग करते हैं, कोई सीए वगैरह है आपके फाइलिंग के लिए, तो आप इधर पे ऐसे कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं इधर से। जैसे ये 3B का रिपोर्ट है, एक्सपोर्ट कर लेंगे इसको, जेसन पे एक्सपोर्ट हो जाएगा और उधर पे अपलोड हो जाएगा आपका, ठीक है? आप जीएसटी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं, या तो खुद भी कर सकते हैं या ये चीज़ आप सीए को भी दे सकते हैं, वो फाइलिंग करने के लिए। तो इधर पे आपको जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9 ये सारे रिपोर्ट मिल जाएँगे। टीडीएस के लिए टीडीएस समरी मिल जाएगा, जहाँ पे आप अपना सेक्शन वाइज़ टीडीएस देख सकते हैं फाइलिंग के पर्पज़ से। अकाउंटेंट के अंदर पे डे बुक, बिज़नेस का रिक्वायरमेंट होता है कि इस पर डे के हिसाब में क्या-क्या आपका ट्रांज़ैक्शन हुआ है, वो देखने के लिए। तो डे बुक में आप देख सकते हैं कि 29 को आज को क्या-क्या हुआ है ट्रांज़ैक्शन, बिल बना है, एक्सपेंस बना है, कस्टमर का 2 पेमेंट किया है, ठीक है? तो इधर से आप ये देख सकते हैं कि पर डे में क्या-क्या ट्रांज़ैक्शन हुआ है, डे बुक के अंदर पे। और आपका जर्नल लेजर, जीएल इधर पे मिल जाएगा। ट्रायल बैलेंस आप देख सकते हैं, ट्रायल बैलेंस कंप्लीट पूरा लेजर का क्या ट्रायल बैलेंस है, वो देख सकते हैं इधर पे। उसके बाद आ जाता है आपका बजट वर्सेस एक्चुअल, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने कंपनी का बजट सेट कर सकते हैं। जैसे क्वार्टरली आपने सेट कर दिया, 3 महीने का बजट सेट कर दिया कि इस महीने हम लोग इतना सेल करेंगे, इतना एक्सपेंस करेंगे, ठीक है? इतना हमारे पास ये है, इतना वो है, लायबिलिटी है, एसेट है हमारे पास, वो सारा बजट आपने सेट कर दिया, ठीक है? तो उसका जो बिज़नेस जो एक्चुअल में परफ़ॉर्म कर रहा है, वो कैसे पता चलेगा बजट के हिसाब से? वो पता चलेगा आपको बजट वर्सेस एक्चुअल में, ठीक है? जब आप ये चेक करेंगे बजट वर्सेस एक्चुअल, तो इसमें सिस्टम जो एक्चुअली ट्रांज़ैक्शन चल रहा है, उसको कंपेयर करेगा बजट के साथ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं कि आपका बिज़नेस जो है वो ओवर बजट जा रहा है या बिलो बजट जा रहा है। तो जो उसके हिसाब से आप नेक्स्ट मंथ का आप सेट कर सकते हैं कि हाँ, पिछले महीने जो है हमारा वो बिलो बजट था। मतलब हम अपना बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारा वो उतना टच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो अगर अबव बजट है, बिलो बजट से ऊपर चले गया तो आप ज नेक्स्ट मंथ पे अपना बजट कम कर सकते हो क्योंकि आपका एक्सपेंस ज़्यादा जा रहा है तो बजट आप अपना इस हिसाब से मैच कर सकते हैं। एक्टिविटी लॉग्स में आपको दिखेगा इधर पे
आपके जो मल्टी यूज़र हैं, ठीक है? अगर एक से ज़्यादा यूज़र आपने ऐड किए हैं, तो कौन से यूज़र क्या-क्या परफ़ॉर्म कर रहे हैं आपके अकाउंट पे, ठीक है? कौन क्या एडिट कर रहा है, क्या डिलीट कर रहा है, क्या क्रिएट कर रहा है, उसकी जो जानकारी है आप कहाँ देखेंगे? एक्टिविटी लॉग्स के अंदर देखेंगे, इधर सारा कुछ दिख जाएगा आपको, ठीक है? यूज़र वाइज़ देखना है तो आप इसे कस्टमाइज़ करेंगे, कस्टमाइज़ करके आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे और यूज़र सेलेक्ट करेंगे, किस यूज़र ने आज के दिन में क्या-क्या किया हुआ है, ठीक है? इधर पे यूज़र का नाम आ जाएगा, फिलहाल अभी एक ही है तो एक ही दिखेगा, मल्टी यूज़र के केस में मल्टीपल नाम दिखेंगे आपको। ठीक है। और बिज़नेस के रिक्वायरमेंट के लिए जो अभी मैं ऑडिट ट्रायल मैंडेट हो रखा है, ऑडिट करना होता है प आपके जो भी ट्रांज़ैक्शन है उसको, तो उसके लिए हमने ये ऑडिट ट्रायल दे रखा है। आप अपने सीए को एज़ अ यूज़र ऐड कर सकते हैं। सीए आप ये वाला रिपोर्ट रन करेंगे और इधर पे देखेंगे ऑडिट ट्रायल, ठीक है। इधर पे क्या-क्या चेंजेस हो रहा है, वो इधर पे दिख जाएगा। अभी 1.0 जो है वो ओरिजिनल कॉपी है इनवॉइस का। अगर कोई चेंज होगा तो 2.0 हो जाएगा, 3.0 कितनी बार चेंज हो रहा है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सीए फाइनली आपका ऑडिट करके फाइनलाइज़ कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ था और जो फाइनल इनवॉइस है वो क्या बना है आपका, ठीक है? वो सारा ऑडिट ट्रायल पे आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही आज का ये डेमो सेशन कंप्लीट होता है। कोई जानकारी, कोई क्वेरी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पोस्ट कर सकते हैं क्वेश्चन टैब में। सभी पार्टिसिपेंट अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप प्लीज़ पोस्ट कीजिए क्वेश्चन टैब के अंदर पे। पुष्कर जी, इरफान जी कोई क्वेरी है आपको तो आप पूछ सकते हैं। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है आई थिंक हमारे पार्टिसिपेंट की तरफ से, तो मैं आज का ये सेशन क्लोज़ करता हूँ। मुझे आशा है आप सभी को जो भी हमने डिस्कस किया आज समझ में आया होगा। ठीक है, तो हर वेडनेसडे ये सेशन होता है। अगर आप जॉइन करना चाहें तो नेक्स्ट वेडनेसडे आप जॉइन कर सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट को धन्यवाद जॉइन करने के लिए। हैव अ गुड डे। बाय।